तो आज अपन जो स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने कल्पिस्तान की, इसमें टोटल जो चैप्टर होते हैं वो 12 चैप्टर होते हैं। ठीक है, कल्पिस्तान और सिद्धि स्थान। तो जो चरक संहिता का जो कल्पिस्तान है वहाँ पर कल्पनाओं की बात आती है, यानी कि जो वमन विरेचन के जो योग हैं उनका जो छः चैप्टर हैं, यानी कि टोटल जो चैप्टर हैं वो है 12 चैप्टर, उनमें स्थानांतरित किया गया है। लेकिन जब सुश्रुत संहिता का कल्पिस्तान पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो भी टॉक्सिकोलॉजी में आपने पढ़ा है या विश्व विज्ञान की जो बातें हैं वो सारी अगत तंत्र में, अगत तंत्र की सारी बातें कहाँ पर आती, कल्पिस्तान के। कौन से कल्पिस्तान में? सुश्रुत के कल्पिस्तान में। ठीक है, अब देखना, देखो कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर है, जिनको डिवाइड कर रखा है। स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर हैं जो आज के लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे, है ना। थोड़ा लंबा भी हो सकता है लेक्चर, तो ध्यान रखना, आराम से बैठना, है ना। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए पूछ सकते हो, लास्ट में पूछ लेना आराम से। ठीक है, तो वमन कारक जो द्रव्य है वो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर रहेंगे और विरेचन कारक जो द्रव्य होंगे उनके लास्ट के 6 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, टोटल जो योग होते हैं वो टोटल योग कितने होते हैं? 600 योग होते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि विरेचन के योग कितने हैं, तो आप आंसर करना 600, क्योंकि अपन ने षट विरेचन शताशी अध्याय में पढ़ा है कि विरेचन के योग कितने होते हैं? 600। क्यों? क्योंकि अपन वमन और विरेचन के लिए एक ही टर्म यूज़ करते हैं, विरेचन। लेकिन जब बाद में क्या हुआ कि विरेचन एक रूढ़ हो गया, है ना। अधोभाग से यदि दोषों का हरण कर रहे हैं तो उसको विरेचन बोलते हैं। लेकिन जब सुश्रुत ने, चरक ने, जब श्लोक में जो लाइन आती है वो लाइन तो विरेचन के योगों की 600 ही योग बता रखे। ठीक है, अब 600 योगों में से 355 जो योग होते हैं वो वमन के योग होते हैं और 245 जो योग होते हैं वो विरेचन के योग होते हैं। यह आपने षट विरेचन शताशी अध्याय में पढ़ रखा। ठीक है, तो कल्पिस्तान में देखते हैं, अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपने ट्रिक भी देखी होगी, यदि षट विरेचन शताशी अध्याय पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखा होगा मदन जी धावक करके अपन ने याद रखा था कि मदन फल, जी से जिमुतक, ई से ईश्वाकु, धामार्गव, वत्सक, कृतवेदा। मदन फल की क्या आयु याद रखी थी? 133 साल के मदन जी अपने, है ना। तो मदन फल 13 थी। अब जिमू तक कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, ईश्वाकु का ध्यान रखना 4-5 यानी 45, ऐसे याद रखना बीच में, है ना। और 60-18-60 याद रखना, धामार्गव 60-18-60 ऐसे ध्यान रखना। अभी वापस मैं रिवीजन कराऊंगा जब श्लोक में अपन पढ़ेंगे इस चीज़ को। टोटल हो जाते हैं 355। ठीक है, फिर 7 से लगाकर जो 12 चैप्टर है वो विरेचन से रिलेटेड है। अब देखो कौन से हैं, कैसे याद करेंगे अपन, इनको वापस बताऊंगा, एक बार देख लो। श्यामा को 3-4 तिल और सुधा को 7 2, ऐसे ध्यान रखना ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। श्यामा को 3-4 तिल और सुधा 7 2। ठीक है, श्यामा क्या है? श्यामा को 3 यानी श्यामा त्रिवर्त, 4 से चतुरंगुल, तिल से तिलवक, है ना। और सुधा 7 2, सुधा से क्या हो जाएगा? सुधा जिसको अपन स्नोई महावृक्ष बोलते हैं। 7 से सप्तला संकिनी, 2 से दंती द्रवंती। ठीक है, अब योग देखें, देखो कितनी संख्या है? 110, चतुरंगुल के 12, तिलवक के 16, सुधा के 20, सप्तला के 39 यानी कि 39 और दंती द्रवंती के 48। टोटल कितने हो जाते हैं योग? कितने योग हो जाए? 245, 245 योग यहाँ पर अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन, मैं वापस इस चीज़ को वापस रिवाइज करवाऊंगा। अभी मेन श्लोक में अपन देखेंगे, अच्छे से समझाऊंगा, वहाँ पर ट्रिक भी मैंने लिख रखी है। तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, अपन इसमें आपने भेषज कल्पना पे पढ़ा होगा, मान कल्प, है ना, मान का वर्णन पढ़ा होगा, तो उसका भी लास्ट में वर्णन आता है मान का, इसी कल्पिस्तान में आता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कल्पिस्तान में वर्णित भेषज कल्पनाओं का, जो भेषज कल्पना के जो सिद्धांत है उनका वर्णन करो, है ना। भेषज कल्पना आप पढ़ के आ चुके हो सेकंड ईयर में, उनका जो वर्णन करो। ये 10 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना, यूजी में, तो इसको भी अपन देखेंगे, है ना। अब देखो फर्स्ट चैप्टर अपन रिवाइज करते हैं या देखते हैं। तो मदन कल्प स्थान, इसके चैप्टर का नाम क्या है? मदन कल्प। जबकि सिद्धि स्थान का आप चैप्टर देखोगे तो वहाँ कल्प सिद्धि स्थान चैप्टर नाम आता है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, अपन सिद्धि स्थान का भी चैप्टर कभी पढ़ेंगे। तो देखो मदन कल्पिस्तान फर्स्ट चैप्टर का नाम है, क्योंकि मदन जी धावक से याद रखा। अब इसका साइंटिफिक नेम वगैरह आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है ना, पूरा ही चैप्टर पूछ लेते हैं। तो आपको किस एक क्रम के अनुसार लिखना पड़ेगा? सबसे पहले मदन जो मदन फल है उसका साइंटिफिक नेम लिखोगे, फैमिली लिखोगे, उसका स्वरूप लिखोगे, उसके सिनोनिम्स, पर्याय क्या है ना। पर्याय मेन ही है, जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सिनोनिम्स ही होता है, पर्याय ही पूछता है बस, और कुछ नहीं पूछता। लेकिन यदि क्वेश्चन मदन कल्प का 10 नंबर या 5 नंबर में आ जाता है तो आपको कुछ पॉइंट चाहिए, या तो आपको पहले से याद है, कौन से याद है? जो डीजी के याद है। साइंटिफिक नेम क्या था? रेंटिया ड्यूमेटोरम, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पर्याय मदन, करहाट, राट, पिंडितक, फल शोषक। कैसे याद करने अभी श्लोक में देखेंगे। 133 योग मैंने आपको बताए थे, है ना, याद होने चाहिए। मदन फल के कितने योग हैं? 133 योग है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर में। फर्स्ट श्लोक में देखो आपको विमर्श में जो दे रखा है,
वहाँ पर एक श्लोक मिलेगा, वमन विरेचा नाम कल्पानाम तिष्ठन्ति अस्मिन इति कल्पिस्तान। क्या बोल रहा है? वमन विरेचा नाम कल्पानाम तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति मतलब जहाँ पर स्थित होते हैं। कौन? वमन विरेचन के जो योग है उनका कहाँ पर वर्णन किया गया है उसे ही क्या कहते हैं? कल्पिस्तान। तो पहले तो ये निरुक्ति याद होना चाहिए। अब कल्पिस्तान के 2 सिनोनिम्स है, जिसमें कल्पिस्तान है और दिव्य स्थान पे किसे बोला। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था, दिव्य स्थान कौन से स्थान को बोला गया है? तो ध्यान रखना कल्पिस्तान को बोलते हैं। पहली बात ये क्वेश्चन है। फिर देखना पूछ सकता है निरुक्ति बताओ कल्पिस्तान की। तो ध्यान रखना श्लोक हाईलाइट कर लेना, वमन विरेचा नाम कल्पानाम तिष्ठन्ति अस्मिन इति कल्पिस्तान। जहाँ पर वमन विरेचन के योगों का वर्णन आता है या कल्पों का वर्णन आता है उसे ही क्या कहते हैं? कल्पिस्तान कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे कि कल्पिस्तान का उद्देश्य क्या है वो बताओ। तो कल्प जो स्थान है वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब अपन सिद्धि स्थान में वमन करवाना हो, चाहे सम्यक विरेचन करवाना हो, ये सारे करवाने हो, तो इनके लिए कोई द्रव्य चाहिए। उन द्रव्यों को पहले बता दिया चला। जैसे कि चिकित्सा करने से पहले क्या इंद्रिय स्थान का वर्णन किया, यानी कि किसकी चिकित्सा करें और किसकी नहीं करें, ये अपने को पहले पता पड़ गया, तो अपने यश वगैरह की हानि नहीं होगी, है ना। तो इसी तरह पहले सिद्धि स्थान से पहले अपने को कुछ द्रव्यों के बारे में बताया, वमन के बारे में बताया, कैसे कैसे करवानी है प्रोसेस, थोड़ा बहुत बताया, आइडिया दिया, तो वो अपने को कहाँ मिलता है? कल्पिस्तान, जिसको अपन दिव्य स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान। बस इसमें अभी तक याद रखने वाली ये बात थी, और एक नोट जो वाली बात थी वो दिव्य स्थान वाली थी। समझ में आ गया? कल्पिस्तान का उद्देश्य आ जाता है 2 नंबर पूछ रखा कि वमन विरेचन के लिए, वमन विरेचन द्रव्यों का सुख उपभोग बनाने के लिए, यानी कि उसको जो सम्यक योग हो सके वो योग कैसे बनाएं, उसके लिए जिस स्थान में वर्णन मिलता है वही तो क्या कहलाता है? कल्पिस्तान। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस श्लोक में बस इतना से याद रखने का और कुछ नहीं। फिर देखो ये डायरेक्ट वमन और विरेचन की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 3rd ईयर में हो चाहे 4th ईयर में, फाइनल ईयर में जब आप पंचकर्मा पढ़ोगे वहाँ पर भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो दोष हरणम उद्व भागम वमन संज्ञकम। जब क्या करते हैं अपन दोषों को कहाँ से निकालते हैं? ऊपर से निकाल रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? वमन संज्ञा दे दी। जबकि अपन उसी दोषों को कहाँ से निकालेंगे? नीचे से, अधोभाग हरणम विरेचन संज्ञा दे देंगे, ये अपन जानते हैं। यानी कि पक्वाशय दोषों को यदि अपन अधोभाग से निकालते तो वो विरेचन है, आमाशयगत दोषों को यदि ऊर्ध्वभाग से निकालते तो वो वमन संज्ञा होती है। इतना अपन जानते हैं। तो ये डेफिनेशन, ये श्लोक की जो लाइन है ऐसी की ऐसी याद रखना कि दोष हरणम ऊर्ध्वभाग वमन संज्ञकम, अधोभाग विरेचन संज्ञकम। जबकि उभय जो टर्मिनोलॉजी उसके लिए भी अपन ने क्या यूज़ किया था? विरेचन। देखो यहाँ भी आ गया, इसीलिए 600 योग किसके बताए थे मैंने आपको? विरेचन के बताए थे। ये चीज़ आप वहाँ भी पढ़ के आए होंगे। कहाँ पर? जो 6 विरेचन 87 अध्याय आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर भी विरेचन के जो श्लोक लिख रखे हैं वो भी कितने बता रखे? 600 योग बता रहे। बाद में उसका डिवीजन अपन ने रूट लैंग्वेज के अनुसार कर लिया। हाँ, ऊपर से जो निकल रहे हैं उनको वमन बोला, नीचे से यदि दोषों को निकाल रहे विरेचन बोला, है ना। इतना अपन पढ़ के आ चुके हैं। तो ध्यान रखना है, उभय जो निकालते हैं दोषों को, उभय व शरीर मलम विरेचनम संज्ञा, ध्यान रखना विरेचन संज्ञा दी गई है उसके लिए, ये भी ध्यान। बाकी जो अपन नॉर्मली जो बोलते हैं कि अधोभाग से यदि निकाल रहे हैं दोषों को विरेचन, ये क्लियर है इतना? ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट श्लोक की तरफ। तो यहाँ पर क्या बता रखा है? पूरी प्रोसेस बता रखी है कि वमन कैसे करवाते हैं। ठीक है, और वमन और विरेचन के द्रव्य होते हैं वो किसके अनुसार काम करते हैं? देखना, वमन और विरेचन के जो द्रव्य होते हैं, जो ड्रग्स होती हैं, वो प्रभाव के अनुसार काम करती है अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। शोधन बोलूँ चाहे वमन विरेचन बोलूँ, वो औषध किसके अनुसार काम करती है? तो प्रभाव के अनुसार काम करती है। क्वेश्चन आ रखा है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वमन विरेचन या संशोधन या शोधन के जो औषध होते हैं उनके गुण कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 5 गुण होते हैं। कौन कौन से याद होने चाहिए? हर एक टाइम आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। उष्ण तीक्ष्ण, सूक्ष्म व्यवहारी विकासी, ये 3 गुण हो गए। व वाले 2 हो गए ना, व्यवहारी विकासी और सूक्ष्म। तो ये 5 गुण होते हैं। और एक क्या होता है? प्रभाव होता है। प्रभाव दोषों को ऊपर से निकालने का, दोषों को अधोभाग से निकालने का। तो ध्यान रखना, 5 तो गुण होते हैं और एक क्या होता है? प्रभाव। तो वमन विरेचन औषधि किसके अनुसार काम करती है? तो प्रभाव के अनुसार। कौन कौन से गुण होते हैं? तो 5 गुण होते हैं। कौन से? उष्ण तीक्ष्ण, सूक्ष्म व्यवहारी विकासी। ध्यान रखना इसको, ठीक है, ऐसे ही याद होना चाहिए आप। अब देखो उष्ण गुण क्या करता है, पूरी प्रोसेस समझा रहा हूँ, क्या विधि, जो द्रव्य अपन लेते हैं तो कैसे कैसे काम करता है एक बार मैं बता देता हूँ आपको, फिर अपन हिंदी देख लेंगे इसकी। देखो उष्ण जो गुण होता है वो विलन करता है, यानी कि विलयन दोष जो होंगे उनको क्या करेंगे? लिक्विफाई करेगा, राइट। फिर तीक्ष्ण जो गुण होता है वो क्या करता है? उसको छेदन करता है, अपने स्थान से काट काट कर कहाँ पर लाएगा? कोष्ठ में लाएगा, क्लियर।
फिर जो सूक्ष्म गुण होता है वो क्या करता है, सूक्ष्म सूक्ष्म जो स्रोतस होते हैं, माइक्रो स्रोतस या वेसल्स होती है, उनमें प्रवेश करवाता है। और व्यवहारिक गुण क्या होता है, आपने डीजी से फर्स्ट में पढ़ा होगा, जो पहले क्या हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, उसके बाद उसका पाचन होता है। तो ऐसी तो चीज़ अपने को चाहिए जो पहले पूरी बॉडी में फैल जाए, दोषों को क्या कराएगी, विलीन करवा देगी, उसके बाद वहाँ छेदन करवाएगी और उन दोषों को सूक्ष्म स्रोतों से प्रवेश करवा कर कहाँ ले आएगी, कोष्ठ में ले आएगी। क्लियर। और विकासी क्या होता है, आपने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पढ़ा होगा कि हाँ क्या होता है, वो आपने डीजी में सब कुछ देख लिया, वो नहीं बता रहा। विकासी का टर्मिनोलॉजी का मतलब भी आपने पढ़ा, लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं कि जब क्या होता है, जो सातों धातुओं से ओज को अलग करना और संधि बंधनों को जो ढीला करती है वो क्या कहलाता है, विकासी कहलाता है। तो ये गुण इसमें किस में पाए जा रहे हैं, संधि बंधनों को ढीला करेगा तो ही तो वहाँ से दोषों का विलयन होगा, है ना। व्यवहार यानी जो पहले पूरे शरीर में फैल जाएगा तो ही तो उसका अपन पाचन करेंगे, तो आराम से उष्ण तीक्ष्ण गुण से कहाँ आ जाएगा, कोष्ठ में आ जाएगा। इतना क्लियर। तो अपने को अभी तक जो याद रखना था, एक तो प्रभाव वाली बात याद रखनी थी और दूसरी बात अपने को याद रखनी थी इन 5 गुणों के बारे में। ठीक है। अब देखो श्लोक में देखूं चाहे मैं हिंदी में देखूं, एक ही बात है कि आग्नेय गुण के कारण विसंधन करवा रहा, तीक्ष्ण गुण के कारण विच्छेदन करवा रहा, यानी छेदन करवा रहा। और ये सबसे पहले कहाँ चला जाता है, हृदय में। हृदय कहाँ पेक्षता उसको धमनियों के थ्रू पूरे शरीर में, या स्थूल जो अणु वाले स्रोतस होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो स्रोतस होते हैं, वहाँ पर प्रवेश करवा जाता है। देन उसके बाद जो 5 गुण बताए वो अपना कार्य स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब देखना अपन हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। देखो उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहारिक विकासी जो 5 गुण होते हैं, वो जो वमन वाली औषधि होती है अपने वीर्य से हृदय में जाकर धमनियों का अनुसरण कर स्थूल और अणु स्रोतों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोष समूह को उष्ण होने के कारण विलीन कर देती है और तीक्ष्ण होने के कारण छेदन कर देती है। विचंदन हुआ दोष इधर उधर गमन करता है, लेकिन अपन क्या करवाते हैं, इस प्रोसेस से पहले, वमन से पहले अपन स्नेहन छेदन करवाते हैं। स्नेहन करवा दिया तो क्या होगा, पूरा कहीं फिसलन हो जाएगी बॉडी के अंदर, है ना, एक चिकनाहट हो गई, तो जिसके कारण जो दोष सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश करते हैं तो वो क्या आसानी से फिसल कर कहाँ आ जाते हैं, स्नेह से चिकने होने के कारण। जिस प्रकार से मिट्टी का जो पात्र होता है मधु की तरह कहीं भी संश्लेषित यानी चिपकता नहीं है और सूक्ष्म भागों में संचरित होने के कारण कोष्ठ में आ जाता है। अब वो स्नेहन कराता अपन ने, जिसके कारण कहाँ आ जाएंगे, दोष आराम से कोष्ठ में आ जाएंगे। क्लियर होने के फिर क्या होगा, कोष्ठ में आ गए। अब आमाशय में आकर उद्दान वायु, अपन जानते हैं 5 प्रकार की वायु, जिसमें से ऊपर से जो चीज़ निकालती है वो तो कौन सी वायु करवाती है, उद्दान वायु, और नीचे से जो चीज़ निकालती है वो कौन सी वायु होती है, अपान वायु। इतना क्लियर। अब ऊपर से जो चीज़ें निकलेगी उसके लिए कौन से महाभूत जिम्मेदार होंगे, 5 महाभूत है, तो नीचे से जो जल और पृथ्वी महाभूत होती है तो वो तो विरेचन में सहायक होगी, लेकिन आकाश वायु अग्नि, है ना, ये जो महाभूत होते हैं, या मैं कहूँ अग्नि और वायु और अग्नि जो महाभूत है वो क्या करेंगे, उदान वायु को हेल्प करेंगे या ऊपर से निकालेंगे चीज़ों को। तो वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है। आमाशय में आकर उदान वायु से प्रेरित होकर अग्नि और वायु के उत्कृष्ट के कारण ऊर्ध्व भाग से दोषों का हरण करते हैं, है ना। प्रभाव होने, देखो आगे ना बात, प्रभाव होने के कारण ही औषधों को ऊपर से फेंका जाता है, यानी ऊपर से निकाला जाता है। लेकिन जल और पृथ्वी का उत्कृष्ट होने के कारण, यानी इनका डोमिनेंस होने के कारण, इन महाभूतों का अधोभाग से दोषों का हरण करवाने के कारण प्रभाव, यानी कि अधोभाग से दोषों का हरण वाला जो प्रभाव होता है उसके अनुसार औषधों का नीचे मार्ग से निकाल देती है। उभय गुण समन्वित अतः उद्वांग तथा अध्वांग दोनों प्रवृत्त होते हैं, यह इन दोनों का लक्षण नीचे का। ये बात नहीं ध्यान रखनी, अभी तक जो प्रोसेस थी एक बार और समझा देता हूँ। 2 वायु हैं, उदान वायु और अपान वायु, है ना। कहाँ से निकाल रही है, उदान वायु आमाशय से दोष को वमन के थ्रू निकाल रही है, और ये कहाँ, अपान वायु पपाशय से दोष को विरेचन के थ्रू निकाल रही है। कौन कौन से महाभूत है इधर, पृथ्वी और जल, इधर कौन से हैं, वायु और अग्नि। समझ में आ रहा। फिर देखना प्रोसेस क्या थी, जो औषधि अपन ने ली वो वीर्य के अनुसार कहाँ चली जाती, हृदय में चली गई, है ना। फिर धमनियों में प्रवेश करके संपूर्ण शरीर के जो अणु स्रोतस होते हैं उनमें प्रवेश कर गई। क्लियर। फिर जो उष्ण गुण होता है उसके कारण दोष क्या हो गए, विलयन हो गए। तीक्ष्ण गुण के कारण क्या हो गए, छेदन हो गए, है ना, यानी विछंदन हो गए। समझ में आ रहा, विछंदन बोलते हैं, छेदन जिसको बोलते हैं। फिर परिप्लवन हो गए, गल गए दोष, कहाँ चले जाएंगे, शाखाओं से कोष्ठ में आ गए। क्यों आए, क्योंकि बीच में चिपकेंगे क्या, नहीं चिपकेंगे। क्यों नहीं चिपक रहे, क्योंकि अपन ने स्नेहन करवा रखा। समझ में आ रही इतनी बात। फिर चलो आगे क्या हो गया, कोष्ठ में आ गए। कोष्ठ में आ गए तो क्या होगा, बीच में रुकते नहीं, वो वाली बात बता दी मैंने। फिर देखो आमाशय में आने के बाद 2 प्रकार की वायु होती है, एक उदान वायु, एक अपान वायु और उदान वायु 2 होती। फिर ऊर्ध्व भाग से हर दोषों को निकाल रही प्रभाव से तो वो वमन होगी, अधो भाग से निकाल रही वो विरेचन हो गई। इतनी सी बात अपने को क्लियर है, पूरी प्रोसेस विधि समझ में आ गई ना। ठीक है, अब चलते हैं अपन, जो मैं आपको बता रहा था कैसे अपन मदन जो वमन के योग हैं, विरेचन के योग हैं, वो कैसे याद करोगे। वैसे तो आपने लिख भी रखा होगा, कईयों को याद भी होगा, लेकिन एक बार देखते हैं सभी को याद हो जाए। वमन के जो द्रव्य होते हैं उनको कैसे याद करेंगे, देखो मदन जी धावक से याद रखना,
क्या लिखोगे, मदन जी, जी में ई भी आता है, और धावक। मदन जी धावक जो थे वो फर्स्ट रेसलर थे, इसे याद रखना, जो अपन वमन करवा रहे हैं, ठीक है। तो मदन से मदन फल हो गया, जी से जीमू तक हो गया, ई से इश्वाकु हो गया, धा से क्या हो गया, धामार्ग हो गया, वध से वत्सक हो गया, और क से कृतविद हो गया। ध्यान रखना, जब मैं सिद्धि स्थान का 11 चैप्टर जो पढ़ाऊंगा वहाँ पर संभाषा होती है, तो वहाँ पर ये की ये ट्रिक बताऊंगा, और इसी के अनुसार पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे इसी में अपना, ठीक है। कौन कौन सा किस में आ रहा, कितने योग है, सारी बातें वहाँ बता रखी, लेकिन 11 चैप्टर में सारा इसी के अनुसार डिपेंड है। तो मदन जी धावक से क्या याद रखा अपन ने, सारे प्लांट याद रख लिए, है ना। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो भी अपने को याद हो जाएंगे। अब देखना, मदन फल के कितने 133 साल है, ऐसे ध्यान रख लो। अब देखो जीमू तक में 39, ये सीक्वेंस यदि याद है ना तो ही आप योग बिठा पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से डायरेक्ट कि वमन विरेचन के योग कितने हैं, उनके नाम लिखो, चैप्टरों के नाम लिखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मदन फल 133, जीमू तक के 39, ठीक है। इश्वाकु के 4, 4 5, देखो 39 3 आ गया, फिर 4 आ रहा, और 4 5 ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 5 से ध्यान रख लेना आप बीच में। फिर आता है 60 18 60 लास्ट में, तो धामार्ग के 60 हो गए, और वत्स की जो आयु है वो 18 साल है, तो 60 18 60 याद रह जाएगा, रखना पड़ेगा ऐसे ही ध्यान, है ना, तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे। फिर देखो टोटल योग कितने हो गए, इनको काउंट करूंगा तो 355 योग हो गए, जो किसके होते हैं, वमन के योग होते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं विरेचन में, तो यही दे रखा नेक्स्ट कोटेशन में, है ना, मैं इसकी याद रखने के अकॉर्डिंग बता दिया डायरेक्ट, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, जल्दी से चैप्टर हो जाए। देखना, श्यामा को 3 4 तिल और सुधा 7 2, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। श्यामा को तो कितने 3 4 तिल देने, और सुधा से बोलना है कि भाई तू 7 दे मेरा, ठीक है। तो श्यामा से क्या हो गया, श्यामा को 3, श्यामा त्रिवर्त हो गया, 4 से चतुरंगुल हो गया, तिल से तिलवक हो गया, और सुधा को क्या बोला था, 7 दे, तो सुधा से स्नुई होता है, महावृक्ष भी से 7 से क्या हो गया, सप्तला संकीर्णी हो गया, 2 से दंती द्रवंती हो गया, क्लियर। अब देखना, श्यामा और त्रिवर्त के कितने योग होते हैं, 110 योग होते हैं। फिर देखना 12 योग हो गए, चतुरंगुल है ना, 12 योग हो गए। फिर क्या होता है इसमें, +4 4 करते चलना, +4 करूँगा तो 16 हो गए, है ना, +4 करूँगा तो 20 हो गए, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना लास्ट का हमेशा बहुत ये कन्फ्यूज़न होता है 3 9 और 4 8 में, तो ध्यान रखना 39 तो इसके हो गए, और 4 8 इसके हो जाते हैं, ध्यान रखना 48 तो ये हो गए, 39 इसके, इसको ध्यान रखना, इसमें ही कंफ्यूज होंगे, दंती द्रवंती के इधर उधर योग करोगे आप, तो ध्यान रखना 3 9 और 4 8 ऐसे ध्यान रखा था मैंने, इसके 245 योग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ट्रिक ध्यान रखोगे डायरेक्ट लिखने में आ जाएगी ये सारी चीज़ें, बाकी रटोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद ही रहेगी, ठीक है। अब देखना, अपन चलते हैं वापस श्लोक में। अब देखो यहाँ पर इसी चैप्टर में देश का वर्णन किया, पहले चरक संहिता में सर्वप्रथम देश का वर्णन कहाँ पर आया था, है ना, अपन ने विमान स्थान का जो 3rd चैप्टर पढ़ा था, जनपदवंशी अध्याय आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर अपन ने देखा था, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा ध्यान से तो कोष्टक में दे रखा था वो श्लोक, कहाँ पर दे रखा था, कोष्टक में। तो जो कोष्टक की चीज़ होती मेन संहिता की थोड़ी होती, वो तो कहीं से ली गई है या टीका में बताई गई है, तो ध्यान रखना पहले जो वर्णन आया वो तो यहीं आया है अच्छे से वर्णन, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि विमान स्थान में भी वर्णन मिलता है क्या देश का, तो ज़रूर मिलता है ना, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्या है अलग टीका से लिया गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बता दिए, योग बताए। अब अपन इस देश की बात करेंगे, देश कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, जांगम, आनुप और साधारण, ठीक है। अब त्रिविध खलु देशा नाम हाईलाइट करना, 3 प्रकार के देश होते हैं, जांगम, आनुप और साधारण, इनको हाईलाइट कर लेना, नंबरिंग कर लेना, वाद 1 2 3। अब जांगम की बात बता रहा, वहाँ पर क्या होगा, पर्याय आकाश भूयष्टि, आकाश क्या होगा, जांगल प्रदेश मान लो अपना राजस्थान, या अपने राजस्थान में भी बात करें जो डेजर्ट एरिया वाला है ना, जैसलमेर पाली वाला जो एरिया है, वहाँ पर क्या होगा, पर्याय आकाश, आकाश क्या होगा, खुला होगा, है ना। और क्या आगे अपन हिंदी में पढ़ लेते हैं, जो ज़्यादा टफ वाली कोई बात नहीं है, कदर वगैरह, जैसे कि कम पानी वाली जो प्लांट्स है वो वहाँ पर उगते हैं, कदर हो गया, जो बेर वाले कांटे वाले जो होते हैं वो उगते हैं, अश्वकर्ण हो गया, धव हो गया, दिनेश हो, शल्यकी में भी बहुत सारे कांटे होते हैं, है ना, जिसका पीड़िका में बहुत अच्छा यूज़ है, सोमवलकल, बद्री हो गया, तिंदुक हो गया, है ना, अश्वत्थ, वट। अब ध्यान रखना, इनको ध्यान रखना, अश्वत्थ और वट, इनको एक बार हाईलाइट कर लेना ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए, नहीं तो ये क्या बहुत कंफ्यूज करता है कि अश्वत्थ तो यार क्या था, मतलब ये तो प्लांट वाला है, अश्वत्थ मतलब पीपल, और वट इनमें तो बहुत सारे पत्ते भी होते हैं, कांटे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं, तो अश्वत्थ वट हो गया, है ना, तो इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेना। बाकी ये तो आप देखते ही बता सकते हो, शल्यकी में कांटे होते हैं, खदीर में कांटे होते हैं, तो ये सारे कम पानी वाले और कांटे वाली जो फसलें होती है अपने रेगिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलती है ना। अनेक शमी के हो गए, ककुम जिसको अर्जुन बोलते हैं, तो अर्जुन कहाँ पर उगता है, ककुम मतलब कुएँ के पास, है ना, इसलिए इसका ककुम नाम हो गया। तो जल तो होता नहीं रेगिस्तान में ज़्यादा,
है ना। तो ककुम भी इसमें आ रहा है और अश्वत और वट इसमें आ रहा है, ध्यान रख लेना बस इतनी सी बात, ठीक है। शिशिपा हो गया, स्थिर शुष्क पवनम बल विद्युत मानम। तो ध्यान रखना स्थिर शुष्क पवन, स्थिर हवाएं चलती है, और शुष्क मतलब जो कि ड्राई ड्राई हवा चलेगी, गरम गरम, ठीक है, इतना सा। फिर देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, नृत्य तरुणम विटम। अब पतले पतले वृक्ष उगते हैं, आपने सफेदे देखे होंगे, अब लंबे लंबे होते हैं, कैसे हिलते हैं, एकदम नृत्य कर रहे हो ऐसे। तो जो पतली पतली चीज़ें होगी तो थोड़ी थोड़ी हवा चलेगी, उसमें हिलने लग जाएंगे, तो वो प्लांट कैसे लगते हैं, जैसे नृत्य कर रहे हो, डांस कर रहे हो। तो नृत्य तरुणम विटम, ये लाइन किसकी है, जांगल देश की लाइन है ना। तो ये लाइनें बता रहा हूँ जो कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी, बाकी तो आप थोड़ी यूजी में लिख सकते हो, एक है ना, एक कॉन्सेप्ट समझ के तो आराम से, ठीक है। प्रततम मग, मृग जो हो गए हिरण वगैरह पाए जाते हैं, है ना। खर, परुष, सिक्ता, शर्करा, बहुल, ये ज़्यादा, लावा, तितिर वगैरह, है ना, ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे, चकोर वगैरह वहाँ पर। तो ये कौन से पक्षी मिलते हैं, लावा, तितिर, चकोर, ये वहाँ पर मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इसको हाईलाइट करना, वात पित्त बहुलम। जांगल देश का लक्षण जो है, या मैं कहूँ आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, 3 देश होते हैं, जांगल, आनुप, साधारण, ठीक है। साधारण में क्या है, तीनों दोष होते हैं, अपन जानते हैं कॉमन, लेकिन ध्यान रखना वात दोष तो तीनों में कॉमन है ना, जांगल, अनूप, साधारण। लेकिन जांगल में ध्यान रखना, वहाँ पर एक हवा चल रही गरम गरम, तो कौन सा होगा, जांगल के साथ वात तो तीनों में ही है, तो पित्त इंक्लूड कर दूंगा मैं जांगल में, क्योंकि मुझे पता है गरम से क्या होता है, उष्ण तीक्ष्ण गुणें किसको बढ़ाएगी, पित्त को ही बढ़ाएगी, ठीक है, इतना समझ। जब मैं आनुप की बात करूंगा तो जल वाला है वो किस एरिया को बढ़ाएगा, कप को बढ़ाएगा अपना, तो वात के साथ कप ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है, ये भी क्लियर। और मुझे पता है कि साधारण देश होता है, वहाँ पर पित्त और कप या तीनों दोष साम्य स्थिति में रहते हैं, तो मैं वात में पित्त भी ऐड कर दूंगा और कप भी कर दूंगा, तो मेरे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं यहाँ से, मेरे को याद नहीं रखना। अब देखो कौन से शरीर वाले इंसान पाए जाते हैं, तो स्थिर बॉडी होती है, स्थिर हो गए, कठिन हो गए, मनुष्य प्राय। जो जांगल देश के मनुष्य हैं, आपने देखा होगा जैसलमेर वगैरह साइड में, तो एकदम पतले पतले होते हैं, एकदम फिट होते हैं ना, स्थिर कठिन बॉडी वाले मनुष्य प्राय जांगल देश में होते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, स्थिर कठिन मनुष्य प्राय किसकी लाइन है, जांगल देश की। वैसे तो एक सोचोगे तो भी आपको आ जाएगा, हाँ वहाँ के कठिन पुरुष होते हैं, स्थिर बॉडी, है ना, स्थूलता वाला गुण होता ही नहीं उसमें, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखना। और ये कई बार पूछा रख रहा है ये क्वेश्चन कि देशों का वर्णन किस में आता है, ये 5 नंबर में पूछ लेता है कि देश का वर्णन करो, है ना, 5 नंबर में यूजी में पूछ सकता है, 3rd ईयर में, इसको ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन किस में, आनुप देश में। आनुप देश में क्या क्या बोल रहा है देखो, अथा आनुप, इसमें फिर बता रहा है नारिकेल। अब आपने देखा होगा गोवा साइड या दक्षिण साइड में चले जाओ, नारियल के प्लांट कितने दिखते हैं, बहुत सारे दिखते हैं, कल्दी, केले के प्लांट, क्योंकि ये जहाँ पर ज़्यादा वाटर होता है भूमि में वहाँ पर ही उगते हैं, है ना। जैसे रेगिस्तान में ऐसे उग सकते हैं क्या, नहीं उग सकते, नारियल कैसे उगेगा, इसको कितना पानी चाहिए, नहीं, है ना। तो ध्यान रखना, नारिकेल, कदली और वनगहन, ये प्लांट जो होते हैं वो वाटर की क्वांटिटी में। समुंदर होंगे, बिल्कुल होंगे, चारों तरफ समुंदर होंगे, है ना, समुंदर पर्यंत प्राय हुए, किसकी लाइन है, आराम से इजी सोल्व कर सकते। शिशिर पवन बहुलम, कैसी हवा चलेगी, शिशिर सर्दी चल, लेकिन जो उष्ण हवाएं थी वो उष्ण तीक्ष्ण वो कहाँ चल रही थी, जांगल प्रदेश में चल रही थी। फिर देखो अब अपन देखते हैं, देखो कैसे पक्षी होते हैं, बाकी सब आप पढ़ लेना एक बार, इजी है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। अनेक वनराजी, बहुत सारे प्लांट होंगे, है ना, तो ध्यान रखना, अनेक वन राज्य किसकी लाइन है, अपने आनुप देश की है, समझ में आ रही। पुष्पित वन गहनम, है ना, बड़े बड़े फ्लावर वाले जो गहन वन होते हैं वो उगेंगे, जैसे अपन ने देखा है कौन सी वाटिका है सबसे ज़्यादा किधर है, दक्षिण साइड में, जहाँ पर पानी का क्वांटिटी। और कौन से पक्षी होते हैं, हंस हो गया, चक्रवाक हो गया, बलाका हो गया, नंदीमुख हो गया, पुंडरीक, है ना, कादम, ये सारे जो भृंगराज वगैरह हैं, ये सारे के सारे पानी की क्वांटिटी में रहते हैं। कोकिला हो गई, है ना, आपने देखा बहुत सारे प्लांट हैं तो वहाँ कोयल बोलते हैं, जो कोकिला वगैरह हो गई। और तरुण वटप, है ना, नांदी तरुण वटप, सूख, जहाँ के लोग हैं वो कैसे होंगे, सुकुमार। आपने देखा होगा कि और सुना भी होगा, जो ज़्यादा पानी वाला एरिया है तो वहाँ लेजी हो जाते हैं लोग, लेजी हो गए तो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो वो सुकुमार लोग होते हैं। और वहाँ की जो दोष हैं वो कौन से होंगे, पवन कप प्रायो। मैंने कहा था आपको कि तीनों में दोष वात तो होगा, ठीक है, लेकिन जांगम में क्या होगा, वहाँ पर पित्त होगा, आनुप में क्या होगा, कप। तो देखो क्या आ गया, पवन मतलब वात और कप प्रायो, यानी कि ये वात और कप दोनों डोमिनेंसी होगी आनुप देश वाले लोगों में या वहाँ की प्रकृति में, ठीक है। और कैसे लोग होंगे, सुकुमार, ठीक। अब देखते हैं साधारण। साधारण में क्या आएंगे, दोनों के कॉमन लक्षण आएंगे, जो दोनों चीज़ें हैं वो साधारण देश हो गया। अब वहाँ की क्या होंगे, है ना, ये मृग, शकुनी वगैरह किस में आ रहे हैं, तो ध्यान रखना साधारण देश में आ रहे हैं। और दोनों के कॉमन लिख रखे, विरुद्ध,
विरुद्ध क्या होती है, लताएं होती है। वनस्पति आ गया, वानस्पति आ गया। तो यहाँ पर जो वनस्पति, वानस्पति या विरुद्ध जो प्लांट्स है जिनमें फल फूल दिखाई देते हैं, किसमें फल दिखाई दे रहे हैं, कोई लताएं हैं, है ना, 4 क्लासिफिकेशन, वो सारे के सारे साधारण देश में आ रही वो लाइन, या वैसे प्लांट जो नॉर्मल रूप से पाए जाते हैं वो साधारण देश में पाए जाते हैं। क्लियर। फिर जो शकुनी हो गया, मृग हो गया, ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं, अपने साधारण देश में होते हैं नॉर्मली। फिर देखना कैसी बॉडी होती है वहाँ, स्थिर सुकुमार। स्थिर कहाँ से लिया अपन ने, जांगम में से ले लिया। सुकुमार कहाँ से उठा लिया अपने, आनु में। दोनों चीज़ें जहाँ पर होती है उसे ही तो साधारण कहते हैं। तो स्थिर सुकुमार बल वर्ण सहनम उपपत्र न साधारणम गुणयुक्तम पुरुषम। तो वहाँ के साधारण जो एरिया है या साधारण जो देश है वहाँ के कैसे होंगे, स्थिर सुकुमार बल वाले लोग होंगे। समझ में आ रहा। और तीनों दोष क्या होंगे, वात पित्त कफ तीनों। और एक बात और लिख लेना, याद रख लेना यूजी वाले, कि जांगल देश जो होता है वहाँ पर सबसे कम रोग होते हैं, स्वल्प रोग, ठीक है, जबकि आनुप देश में रोग ज़्यादा होते हैं। तो आनुपो बहुदोष, बहुदोष यानी कि बहुत ज़्यादा रोग होते हैं, जबकि जांगम देश में क्या होते हैं, स्वल्प रोग होते हैं। क्लियर। और बाकी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। देश का वर्णन ऐसे ही करना 5 नंबर में। तो ठीक, देखो अब बता रहा प्रशस्त औषधि के लक्षण। जो अपन औषधि कलेक्ट करते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कहाँ से कलेक्ट करनी चाहिए, कौन से देश से। तो पहली तो बात ध्यान रखना, हाईलाइट करना, जांगम और साधारण देश से। आनुप देश नहीं बोला, क्योंकि आनुप देश में क्या होता है, अहित देश बोलते हैं अपन, अग्रे में पढ़ के आए होंगे चरक सूत्र 25 में। आनुप अहित देशाना, अहित देश को बोला है, इसलिए वहाँ की जो वनस्पति है या वहाँ की जो औषधि उसको अपन यूज़ में नहीं लेते। ठीक है, क्लियर। फिर कहाँ की करते हैं, जांगम और साधारण 2 देश बच गए, यहाँ की अपन लेते हैं। तो ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रख लो, आनुप की दवाएं नहीं लेनी अपने को, 2 बच गए उनकी लेनी, बस इतनी सी बात। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दक्षिण भाग में जहाँ जलाशय हो वहाँ से कलेक्ट करो, या फिर छेद वाली ज़मीन हो ताकि उसमें पानी चला जाए, है ना, ऐसी ऐसी जो भूमि हो वो देख लो जहाँ पर शमशान वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर मिट्टी देखो कौन सी, मधुर तथा काली मिट्टी हो, पीली सोने के वर्ण के समान मधुर मिट्टी हो, हल न चलाया गया हो, जहाँ पर हल नहीं चलाया गया हो, और उसकी जो वनस्पति अपन कलेक्ट कर रहे हैं उसके पास में कोई बड़ा वृक्ष नहीं होना चाहिए। अब बड़ा वृक्ष होगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो वही ले लेगा, है ना। इसलिए क्या है, जिस वनस्पति को अपन कलेक्ट कर रहे हैं या जहाँ सी जो भूमि है वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई बड़े बड़े वृक्ष नहीं होने चाहिए, ताकि वो उसका न्यूट्रिशन नहीं ले और अपने को जो प्लांट कलेक्ट करना है वो अच्छी क्वालिटी में मिल जाए अपने को। क्लियर। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी थोड़ी आपने वैसे ही पढ़ रखी होगी, और नहीं पढ़ रखी तो एक बार रिवीजन या रिपीटली पढ़ लेना इसको। जो जो बातें आपको हाईलाइट करा रही एटलीस्ट वो आप याद ही रखना, बाकी हम मन से भी बना के लिख सकते हो यूजी। अब देखना नेक्स्ट जो श्लोक है वो क्या बताता है यहाँ पर, कि कौन कौन से ऋतु में कौन कौन सी चीज़ें मुझे कलेक्ट करनी। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बोलता है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, तत्र यानी काल जाता नहीं, आगे बोल रहा है रस वीर्य गंधानी वगैरह। फिर क्या बोल रहा है, कौन सी दिशा होनी चाहिए जहाँ से अपने को वो चीज़ कलेक्ट करनी है। तो रस वीर्य और गंध पूर्ण रूप से उपस्थित जिस औषधि का अकाल, धूप, अग्नि, जलवायु और कृमि आदि के प्रभाव से गंध, वर्ण, रस, स्पर्श प्रभाव नष्ट न हो, वो उत्तर दिशा में होने वाली औषधियों को ही नूतन शाखा। मान लो कोई प्लांट है, उसकी चारों डायरेक्शन में क्या जाती है, शाखाएं जाती है, तो जो शाखा उत्तर दिशा में जाती है वो अपने को कलेक्ट करनी है, और उसमें से भी जो नूतन शाखा होती है, अब नूतन पत्र होते हैं, उन्हीं को ओपन करनी। अब देखना कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट करनी, उसके लिए डायरेक्ट अपन ऐसे याद करेंगे। क्यों, चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहनी चाहिए, ऐसा नहीं श्लोक की फॉर्म में देखेंगे तभी थोड़ी देर बाद इतना याद नहीं रहता। अब देखना कैसे, आप लिखो सीक्वेंस में अपन ने ऋतु लिखी, आप अभी सुश्रुत वगैरह मत पढ़ना, है ना, राजनिकंडू इनमें मत पढ़ना, ठीक है, आप सिर्फ चरक का याद रखो। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत याद रखा, सीक्वेंस में लिखते ही याद ही है सभी को। अब ध्यान रखना, शिशिर और एक ऋतु छोड़ के डायरेक्ट मिला लेता हूँ, ग्रीष्म मिला लिया, फिर मैं बसंत एक ऋतु छोड़ के डायरेक्ट किसमें, वर्षा में मिला लेता हूँ, 2 कॉम्बिनेशन बन गए। तो शिशिर का ग्रीष्म के साथ, इसमें क्या कलेक्ट करूँगा मैं, मूल, ठीक है, मूल कलेक्ट करते हैं। फिर जो सेकंड कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें नूतन शाखा और पत्र करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, नूतन शाखा और पत्र। तो देखो पहले जो कलेक्ट कर रहे हैं नीचे का पोर्शन करेंगे, यानी रूट कर रहे हैं। जो फर्स्ट वाला अपन ने बनाया था सीक्वेंस में, अपन ने ऋतु के नाम लिखे, तो फर्स्ट वाला जो बनाया था उसमें मूल कर ली, याद रह गया। अब ऊपर जब प्लांट उगता है तो क्या बनती है, शाखाएं बनती है और उसमें पत्ते लगते हैं। तो सेकंड जो अपन ने तीर बनाया था, धनुष बनाया था, उसमें क्या बना दी, नव शाखा या नूतन शाखा और पत्र, जिसको पल्लव भी बोलते हैं, ध्यान रखना पत्र को। फिर क्या बच गई, शरद और हेमंत। तो देखो शरद में क्या 3 चीज़ें आ रही, त्वक, कंद और शीर। त्वक, कंद और शीर, शीर का नाम यहाँ आ गया किसमें, शरद ऋतु में, ठीक है। अब हेमंत में जो है उसमें सार होता है, कंफ्यूज हो गए शीर और सार में, कैसे याद रखोगे। हेमंत जो ऋतु होती है उसमें अपनी अग्नि बहुत तीक्ष्ण होती है, तो अपने को सारे एक्सट्रैक्ट चाहिए,
सारे प्लांट के, या कुछ भी सार चाहिए ताकि अपना जो दूध वगैरह अपन पीते हैं ना, सार चाहिए ताकि उसका क्या करे, वो उस अग्नि को बैलेंस कर दे। तो सार कौन सी ऋतु में पीते हैं? हेमंत ऋतु में पीते हैं, ध्यान रखना। उष्ण होने के कारण सार को हेमंत ऋतु में कलेक्ट करते हैं। वैसे तो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, लेकिन याद करने के लिए ये सार अपने को हेमंत ऋतु में चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही क्या होती है, अपनी अग्नि तीक्ष्ण होती है। याद रख लोगे तो 2 कॉम्बिनेशन बना लेना, सीक्वेंस में ऋतुओं को लिखना, फर्स्ट शिशिर को ग्रीष्म से जोड़ना और लिख लेना मूल, क्योंकि अपने नीचे पहले क्या आती है, रूट आती है किसी भी प्लांट। ऊपर जब प्लांट बड़ा होता है तो शाखाएं लगती है और उनमें पत्तियां लगती है, तो वो सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में। फिर ध्यान रखना शरद में 3 चीज़ों को कलेक्ट करती है, शीर हो गया तो कंद हो गए, यानी जो कंद भूमि के अंदर उगते हैं, तो यानी उसकी त्वचा, है ना। हेमंत ऋतु में सार लेते हैं क्योंकि जठराग्नि ज़्यादा होती है। और फिर 2 चीज़ें और बच जाती हैं, पुष्प और फल। पुष्प और फल किसे लेते हैं? यथा ऋतु लेते हैं अपन, क्योंकि पुष्प क्या होते हैं, कोई भी ऋतु अलग अलग ऋतु में लगते हैं, कोई एक कॉमन ऋतु तो हो नहीं सकती सारे पुष्पों का, हर एक प्लांट की अपनी इंडिविजुअली ऋतु होती है, तो यथा ऋतु, है ना। फल भी अपने अनुसार लगते हैं, तो पुष्प और फल कैसे लगते हैं? यथा ऋतु। तो ये चीज़ आपको ऐसे याद रखनी, ताकि क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। ठीक है, तो श्लोक में वही सारी चीज़ें बता रखी है, अंडरलाइन भी कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन याद ऐसे रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कोटेशन की तरफ, और इसमें देखते हैं अपन ग्रहण। अब ये ऋतुओं के नाम हो गए, यहाँ तक कौन कौन से कलेक्ट करने। अब क्या करोगे, ग्रहण करने वाले व्यक्ति मंगलाचरण संपन्न करें। तो सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं अपन, मंगलाचरण करते हैं किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने से पहले। फिर क्या, कौन से वस्त्र पहन रहे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। श्वेत कलर के धारण करके जाने चाहिए कपड़े, ठीक है। तो श्वेत कलर के वस्त्र धारण करके कहाँ जाना चाहिए, जो मेडिसिन आप कलेक्ट करने जा रहे हो वहाँ पर ध्यान रखना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वस्त्र कौन से धारण करने चाहिए औषधि कलेक्ट करते समय, तो श्वेत कलर के, ठीक है। फिर वही अश्विनी कुमार वगैरह भगवान वगैरह को याद करते हैं, उनकी पूजा पाठ भी करते हैं अपन उस समय। व्रत धारण करके कौन से किधर मुख होना चाहिए, 2 ही डायरेक्शन है, एक तो किधर, नॉर्थ साउथ, और एक कौन सा है, ईस्ट, ठीक है। दोनों पूर्व मुख और अब उत्तर मुख, दोनों की ओर कौन सी भी डायरेक्शन में आप मुख करके औषधि को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपकी मन हो तो पूर्व दिशा में करो, चाहे मन हो तो उत्तर दिशा में, कोई भी डायरेक्शन आप देख सकते हो। और लेकिन याद कौन सी करनी, 2 ही डायरेक्शन है, इनमें ही मुख रखना है ना, इधर मुख रख के ही आपको औषधि को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा औषधि का। अब देखो यहाँ पर भेषजागार का वर्णन आ गया नेक्स्ट कोटेशन में, तो ध्यान रखना कहाँ पर आया है भेषजागार का वर्णन, ये चीज़ ध्यान रखना, अपने कल्पिस्तान में मिलता है ना। भेषजागार क्या होता है, जहाँ पर भेषज यानी कि औषधि को कलेक्ट करके रखते हैं वहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ होगी, तो औषधियों का संग्रहण जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, भेषजागार कहते हैं। अब इसमें जो अनुकूल गुण वाले पात्रों में रखे हुए पूर्व और उत्तर दिशा में, तो 2 ही दिशाएं चल रही, कौन सी, पूर्व और उत्तर दिशा, तो प्राग उत्तर ये हो गए। अब वहाँ पर क्या होना चाहिए, निवात और प्रवाते देशे, ध्यान रखना निवात और प्रवात होनी चाहिए। तो ध्यान रखना भेषजाकार हो चाहे कोई भी गार हो चाहे कोई भी जो हो चरक में, वो सारे में 2 चीज़ें कॉमन आती, निवात और प्रवात, ठीक। लेकिन सुश्रुत का जब आप वर्णागार पढ़ते हैं, वर्णागार मतलब वुंड बन जाए किसमें, और उसको जो आईसीयू में रखते हैं वो वर्णागार कहलाता है, और उसमें क्या आती है, ओनली फॉर निवात होता है। वहाँ पर उस श्लोक में पढ़ोगे आप निवात, प्रवात नहीं पढ़ोगे। तो ध्यान रखना निवात होता है, बाकी उसमें प्रवात नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ पर, वर्णागार। लेकिन जितने भी अपन भेषजाकार चरक में जो भी पढ़ेंगे उसमें निवात प्रवात होती है ना। निवात प्रवात क्या हो, जहाँ पर तीव्र वायु प्रवेश न करे किंतु हवा आने जाने के लिए थोड़े थोड़े झरोखे भी होने चाहिए, ठीक। इतनी सी बात, बाकी आपको पता है डीजी में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर क्या हो, भेषजागार में क्या पढ़ते हैं अपन, धूल नहीं आए, है ना, कोई चूहे वगैरह नहीं आते हैं, वहाँ पर ऊपर लटका के रखते हैं। तो वही बात है जो आप यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपन दोष अनुसार सहपान बता रखे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोष अनुसार सहपान क्या करते हो, तो देखो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात में क्या चीज़ें लोगे आप, अनुपान में अम्ल लेंगे, तो सारी चीज़ें अम्ल वाली देखना, सूरा आ गई, सोवीरक आ गई, तुष्योदक आ गई, मेरे आ गई, फलाम्ल, मेदक, धान्य, सारी खट्टी खट्टी चीज़ें जो कि किसमें ले रहे हैं अपन, वातज दोष में अनुपान के रूप में लेते हैं। अब देखो पित्तज वाले में क्या चीज़ें आ रही, तो पित्तज वाले मतिका आ गई, आमलक आ गया, मधु आ गया, मधुक आ गया, परुषक आ गया, फाणी, क्षीरसार आदि आ गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मधुर वाली, वो सारी चीज़ें कहाँ पर मिल रही है अपने को, पित्त दोष में, ध्यान रखना। फिर कप की बात करूँ तो कप में तो 2 ही हैं, जो वृक्ष वाले होंगे कौन होता है, वृक्ष मूत्र होता है, और मधु तो वैसे ही करता है, तो मधु दोनों में आ रहा, पित्त में भी आ रहा और कप में भी आ रहा, और कषाय जो होते हैं वो कप का छेदन करने वाले होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कौन कौन से दोष में कौन कौन सी चीज़ें अपन लेते हैं, ठीक। अब देखना फिर आता है वमन फल या मदन फल का संग्रहण कैसे करना है और उसकी प्रयोग यूज़ कैसे करना है। देखना
वमन फल या मदन फल जो होता है उसको कौन सी ऋतु में कलेक्ट करते हैं? तो देखो, वमन द्रव्याणाम मदन फलानी श्रेष्ठम, तो जो मदन फल होता है वो वमन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है, पहली बात तो क्यों यहाँ। अब क्यों श्रेष्ठ बोला गया, इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा, क्यों बोला है? अनपायित्वाद। ध्यान रखना, अनपायित्वाद का मतलब क्या होता है? अनुपद्रव, जो उपद्रव कम करे या बिल्कुल ना करे। तो ध्यान रखना, वमन फल को क्यों श्रेष्ठ बोला गया है? क्योंकि ये कम उपद्रव करता है इसलिए, तो अनपायित्वाद होने के लिए। कई बार वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि वमन द्रव्यों में मदन फल को ही श्रेष्ठ क्यों बोलते थे? इसका आंसर क्या होता है? अनपायित्वाद या अनुपद्रव करने वाला, या कम उपद्रव करने के कारण इसको श्रेष्ठ बोला गया है। फिर कौन सी ऋतु में कलेक्ट करना चाहिए? बसंत और ग्रीष्म ऋतु के अंतर में अपने को कलेक्ट करना है। तो बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच, जबकि अपन फल कौन सी ऋतु में कर रहे थे, है ना, यथा ऋतु लिखा गया था ना, फल और पुष्प। तो ये यथा ऋतु इसके लिए कौन सी आती है? बसंत और ग्रीष्म। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में करते हैं इसको कलेक्ट। जबकि आप आगे और भी पढ़ा होगा आपने चिकित्सा का, है ना, भलातक वगैरह का कौन कौन सी ऋतु में करते हैं। तो जो उष्ण है तो उष्ण ऋतु में करेंगे, तो भलातक क्या होता है? उष्ण होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में करेंगे। जबकि मदन फल कौन सी? बसंत और ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है? कब दोष का प्रकोप होता है और उसमें अपने को वमन करवाना होता है। तो बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में अपन वमन करवाते हैं, इसलिए वमन द्रव्यों को इसी ऋतु में लेते हैं। ठीक है, फिर आगे और चीज़ें बोलता है, मैत्रेय मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त में कलेक्ट करना चाहिए अपने को। तो ये चीज़ें थोड़ी कॉमन है, जो आप वैसे ही जानते होगे। पुष्प, अश्विनी तथा जो मुहूर्त होता है मैत्र मुहूर्त, उसमें अपने को कोई भी चीज़ कलेक्ट करनी चाहिए। जो मदन फल पके ना हो, काले ना हो, यानी कृष्ण वर्ण के ना हो, हरे ना हो, पांडु वर्ण के ना हो, जिसमें कृमि ना लगे हो, तो ऐसा तो अपन वैसे बाजार में जाते तो फल भी नहीं खरीदते, तो ये कैसे कलेक्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो ज़्यादा मदन फल पके ना हो, काले ना हो, हरे ना हो, पांडु वर्ण के ना हो, कृमि जिसमें कीड़े वगैरह ना लगे हो, दुर्गंध ना आती हो, है ना, क्योंकि कृमि लगेंगे तो वैसे बदबू मारेगा। जिसमें जंतुओं ने नहीं खाया हो, जिसका फल छोटा ना हो, ऐसे मदन फलों को लेकर साफ करके कुछ की पोटली में बांध देना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर गाय के गोबर लगाकर जौ का भूसा या उड़द, जो भी आपको जो भी मिल जाए, है ना, कुल्थी वगैरह या कोई भी दाल मिल जाए, उसको भर लेना और उसमें ये गाड़ देना है। जिसमें कितने दिन तक गाड़ते हैं? 8 दिन तक रख लेना। उसके बाद उसको निकालेंगे तो मदन फल कोमल हो जाएंगे, और उसके ऊपर जो गोबर का लेप किया था उसको हटाएंगे, और उसके अनुसार जो अंदर अपन देखेंगे तो उसमें मधु के समान गंध आने लग जाती है। तो समझ जाना इनका क्या हो गया, 8 दिन के बाद वैसे ही क्या हो जाते हैं, वो मदन फल सॉफ्ट हो जाते हैं और अपने शरीर में यूज़ करने लायक बन जाते हैं। निकलने के बाद उसमें छाया में सुखा लेते हैं। अच्छी प्रकार सुखाने के बाद मदन फल के से जो बीजों को अलग निकाल लें, उस बीजों को घृत, दही, मधु और तिल कल्क में मर्दन कर लेना चाहिए, रगड़ना है उसको निकालने के बाद। सूख जाने से बीजों को, है ना, के बाद एक नूतन मिट्टी के घड़े में भर लेना। अब सुनना पूरी प्रोसेस को। मदन फल कौन सी ऋतु में कलेक्ट किया? बसंत और ग्रीष्म ऋतु में, है ना। फिर देखना क्यों कलेक्ट करें? अनपायित्वाद, मतलब क्यों श्रेष्ठ बोला? अनपायित। 2 चीज़ें यार। अब देखना इसकी प्रोसेस समझना। सबसे पहले अपन ने मदन फल लिया। अब मदन फल में क्या याद रखना है? मदन फल में एक चीज़ ध्यान रखना, कैसे कलेक्ट करें इस विधि को एक बार ध्यान से सुनना। ऋतु वितु तो सारी याद हो गई, मुहूर्त भी याद कर लिया। और ध्यान रखना इसमें क्या है कि जो पके हुए काले, ये बात तो आप वैसे ही लिख लो, कृमि न लगा हो, है ना, जंतु ना हो, छोटे फल नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करना? लिया है उसको, क्या करो आप? मदन फल को लेके आ गए तो उसको कुछ होते हैं ना बड़े बड़े, जिसमें अपन पहले आपने देखा होगा जो कांच वाली चीज़ें आती है कई बार, उसमें भी बीच बीच में कुछ घुसा रखे होते हैं, है ना। तो कुछ घुसा रखे होते हैं जिसकी वजह से वो कांच वगैरह वाली जो चीज़ें होती है वो टूटती नहीं। ठीक, तो सुनना आप, देखना। उसके बाद क्या करा? उसके चारों ओर जो एक एक 1 बाई 1 जो अपने मदन फल थे उनके तरफ अपन ने क्या किया? कुछ की रस्सी लपेट ली, छोटी छोटी होती हैं एकदम, है ना, बांस की जो होती है ना, कट होते हैं छोटे छोटे, वैसे अपने कुछ के होते हैं, वो लपेट ली। अब उसके ऊपर क्या करेंगे? उसको स्थायी करने के लिए गोबर का लेप कर दिया। अब सुखा लेंगे छाया में, सूख गए, ठीक है, चलो। उसके बाद जो भी चीज़ें होती, चाहे जौ का भूसा हो, चाहे उड़द हो, चाहे साली, जो भी अपने को मिल रहा, मूंग की दाल है, उसको अच्छे से भर लेंगे किसी भी डिब्बे में। और उसके नीचे भरने के बाद क्या करेंगे अपन? मदन फल को उसके अंदर रख दिया। चलो, कितने दिन तक रखना? 8 दिन तक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, कितने दिन तक रखते हैं? एक राशि में 8 दिन तक। किसी भी जो भी राशि है, मान लो चाहे उड़द हो, कोई भी हो, उसमें 8 दिन तक रखते हैं। 8 दिन तक रखने से क्या होगा? वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो गया। उसके बाद उसे निकाल लेना चाहिए। निकालने के बाद मदन फल कोमल हो जाए, बात बता दी। मधु के समान उसमें गंध आने लगती है। जब आप गोबर हटा के उसके अंदर से जो खुशबू आती है वो एकदम मधु के समान आती है,
ठीक है, आने लगी। निकलने के बाद उसको छाया में सुखा लेना चाहिए, ठीक है, सुखा लिया, क्योंकि मदन फल में जो होगी एकदम थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगा, उसको छाया में सुखा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, मदन फल के जो बीजे होते हैं, उसको मदन फल पिपली अपन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ऊपर टेनिन लगा होता है, ध्यान रखना, ऊपर जो मदन फल के बीज होता है उसमें टेनिन लगा होता है, इसलिए उस टेनिन को हटाने के लिए, ताकि वो क्या करे, कॉम्प्लिकेशन ना करे वमन करवाते समय, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, बीजों को घृत, दही, मधु, तिल के कल्प में मर्दन करते हैं, उसको घसीटते हैं, है ना, लेके उसको रगड़ते हैं उसके, ताकि क्या वो बीजों के ऊपर का जो टेनिन है वो निकल जाए कंप्लीट। अब निकल गया वो टेनिन, तो सूख जाने के बाद क्या करेंगे, उसको छाया में सुखा लेंगे अपन, क्योंकि वो अपन ने रगड़ा है ना मधु घृत से, ताकि वो क्या हो, अच्छे से सूख जाए। सूखने के बाद क्या करेंगे, प्रिजर्व करने आगे क्या करेंगे, एक मिट्टी का लेंगे घड़ा, ताकि जो एक नया मिट्टी का घड़ा होता है उसमें अपन पानी भी डालते हैं, तो वो क्या करता है, अपने आप को एब्जॉर्ब करता है, उस पानी को, करता है कि नहीं करता, इसीलिए एक नया मटका लेना है जिसमें पानी भी नहीं भरा हो, है ना, उसमें अपने को क्या करना है, जो भी अपन ने ये मदन फल जो पिपली थी वो अपन ने घर्षण की थी, तो उसमें क्या होगा, टेनिन हटाने के लिए घी वगैरह लगाया था, उसमें रगड़ा था अपन ने, तो वो घी को निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, नूतन मिट्टी के घड़े में अपन भरते हैं, तो भरेंगे तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब खींचेगा, उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो खींचेगा तो सारा का सारा स्नेह उन छिद्रों में चला जाएगा, तो अपने को अच्छे से क्या प्राप्त हो जाएगी, मदन फल पिपली प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रहा है, भीतरी भाग में धूल बालू ना होकर उसमें मुख तक, यानी उस मटके के मुख तक उसमें भर के बंद करके अपने को लटका देना चाहिए, ताकि लटकाने का रीज़न क्या होता है, ताकि वहाँ पर कोई भी बिल्ली वगैरह नहीं पहुँच पाए और उसको नुकसान नहीं पहुँचे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको समझ में आ गई होगी आशा करते हैं। फिर देखो वमन करवाने की जो विधि है वो बता रखी, क्या विधि होती है, तो 2-3 दिन तक क्या करवाते हैं अपन, स्नेहन स्वेदन करवाते हैं, तो लिख रखा है इसमें द्वयांतरण, तयांतरण व स्नेहन स्वेदन, ये 2-3 दिन के अंदर करवाते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा स्नेहन के बाद, जो स्नेहन वाला चैप्टर था सूत्र स्थान में, वहाँ पर पढ़ा होगा कि एक दिन स्नेहन करवाने के 1 दिन बाद तो वमन करवाते हैं और 3 दिन बाद विरेचन करवाते हैं, ये चीज़। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, स्नेहन स्वेदन दोनों की एक ही साथ बोल रहा है, तो द्वयांतर तयांतर आता है, क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, कौन सी डायरेक्शन में आपको मूव करवाना है पेशेंट का पूर्वान, तो ये चीज़ हाईलाइट कर लो। कितने प्रमाण में अपन लेते हैं मदन फल पिपली, तो अंतरनक मुष्टि प्रमाण में लेते हैं, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लो। फिर क्या है, ये जो श्लोक दे रखा है बीच में, आप देख रहे होंगे यष्टि मधु वगैरह, तो आपने जब आप षट विरेचन शताशीध्याय पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो वमनोपग महाकषाय है, वो सारा का सारा यही तो है। तो वमनोपग महाकषाय क्या होता है, पग मतलब जो हेल्पर होता है वमन करवाने में, तो उसी में तो मिला के देते हैं, तो ये वमनोपग महाकषाय होगा जिसमें अपन मदन फल मिला के दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, अच्छे से वो हो जाए। अब क्या श्लोक बोलना है, क्या सूत्र बोलना है अपने को, तो ओम ब्रह्मा दक्ष अश्विनी, जो अपने क्रम है, कहाँ से ज्ञान का अवतरण हुआ है, वो वाला ब्रह्मा जी आए दक्ष पर, तो ये किसका श्लोक है, जो सीक्वेंस वाला श्लोक है वो किसका है, वमन का है। ध्यान रखना, आगे और भी श्लोक पढ़ेंगे तो बस ये अवतरण वाला जो श्लोक है, जैसे ब्रह्मा आए दक्ष प्रजापति इंद्र, तो ये वाला जो श्लोक है वमन वाला है, क्लियर है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। फिर इसमें बता रखा उत्तर मुख प्राग मुख करके, फिर इसमें ये बता रखा। अब इसको अच्छे से अपन एक बार देख लेते हैं। किसी भी प्रोसेस करवाने से पहले उसके 3 कर्म करवाते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कितना लेते हैं अपन, अंतर्नक मुष्टि। अब देखना, जिस व्यक्ति को वमन करवाना है, ऐसे रोगी को वमन कराने से पूर्व 2 या 3 दिन तक अपन स्नेहन स्वेदन करवाते हैं। स्नेहन स्वेदन करवाने का ये रीज़न है, वो दोषों को क्या करेगा, सॉफ्ट वगैरह छेदन करवाने, पिघलाने के लिए स्वेदन करवा देते हैं। फिर क्या, स्नेहन स्वेदन भली प्रकार यानी सम्यक लक्षण आ जाते हैं, तो रोगी को यदि कल वमन करवाना हो तो 1 दिन पहले क्या करते हैं, उसको ग्राम्य अनूप, या क्यों वमन किस कंडीशन में कराते हैं, कब बड़ा हो तब कराते, तो कब को क्या करवाना है, प्रकोपित करवाना। तो 1 दिन पहले क्या दे रहे हैं अपन, कप उत्क्लेशित वगैरह जो भी ड्रग्स होती है उनको दे रहे हैं, जैसे दूध दही वगैरह हो गया, आनुप जो जानवर होते हैं उनके मांस, ताकि क्या हो, उसका कप उत्क्लेशित हो जाए। उत्क्लेशित हो गया तो दूसरे दिन क्या करना है, प्रातःकाल यदि रोगी का रात में खाया हुआ जो भी आहार है वो जीर्ण हो जाता है, पूर्ण रूप से पक जाता है, तो प्रातःकाल उसको बलि होम वगैरह जो भी अपन करते हैं ये नॉर्मली किसी भी कार्य को करने से पहले, उसे यवागु के साथ घृत को पूर्ण मात्रा पिलानी चाहिए। तो किसके साथ पिलाते हैं, यवागु के साथ घी की पूर्ण मात्रा पिला दी। पीने के बाद उन यथाविधि तैयार करके जो मदन फल पिपली थी उसको किस प्रमाण में लिया था, अंतर्नक मुष्टि प्रमाण में लिया था, है ना। अंतर्नक मुष्टि प्रमाण क्या होता है, जब अपन हाथ को भी बंद करते हैं, है ना, मुट्ठी बनाते हैं, तो उसमें जितने आ रहे हैं उतनी ही मदन फल पिपली ले ली उतनी मात्रा में, तथा जितनी मात्रा में उस व्यक्ति का देना आवश्यक हो, ठीक है। ये उसके कोष्ठ के अनुसार भी देख लेते हैं, दोनों चीज़ देखते हैं, अंतर्नक मुष्टि प्रमाण भी देखते हैं और उसके कोष्ठ के अनुसार आसक्ति का, तो उतना लेकर उसको क्या करना है, वमनोपग जो महाकषाय है उसमें मिला देना है, ठीक है। कबूरदार वगैरह ये लिख रखा है, किसी भी एक के क्वाथ में भिगोकर रात भर रखना है।
कोई भी क्वाथ ले लो, चाहे मुलेठी का, मदन फल, कुछ भी ले लो आप, जो भी आपको उचित लगे। तो मुलेठी, कोहीदार, जो भी आप ले रहे हो, उसमें एक एक क्वाथ में भिगो कर रात भर रख दिया। प्रातःकाल मसल कर कपड़े से छान ले। छने हुए क्वाथ को मधु और सेंधा नमक, मधु सेंधा नमक मिलाते हैं, क्यों मिला रहे? मधु और से, ये तो गलत होता, लेकिन ये क्या है, बिना पके ही निकल जाएगा। ये वापिस अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट कोटेशन। मधु और सेंधा नमक मिला दिया, गर्म करके एक मिट्टी के कटोरे में भर देते। नीचे लिखे गए इस मंत्र से, वही ओम ब्रह्म दक्ष प्रजापति वाला जो श्लोक है वो बोल दिया, ठीक है। औषध का अभिमंत्रण करके उत्तर मुख और पूर्व मुख, तो ये चीज़ को आप हाईलाइट कर लेना, कौन सी डायरेक्शन में बिठाते हैं, उत्तर मुख और पूर्व मुख। अभी तक सारी डायरेक्शन 2 ही थी, है ना, चाहे प्लांट कलेक्ट कर रहे थे तो वो भी उत्तर मुख पूर्व मुख हो गए। तो इसमें पेशेंट को बिठा दिया। विशेषकर कपस ज्वर में, गुल्म में, प्रतिशाय में रोगी को पिला दे। अपित्तांत, तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट, अपित्तांत क्यों आ गया सामने? तो अपित्तांत अर्थात वमित द्रव्य में पित्त निकलने तक वमन करवाते हैं। यदि हीन वेग अर्थात सम्यक वमन न हुआ हो तो रोगी को पिपली, आमल की शरशब, वचाकाल, शम शीतोष्ण नमक के पानी के बराबर बार बार देना चाहिए, ताकि क्या हो, जब तक सम्यक वमन नहीं हो जाए, पित्त का दर्शन न हो जाए, तब तक अपने हो। तो देखो 2 चीज़ें अपने होती हैं। अपने मान लो ये कोष्ठ है ना, बीच में कोष्ठ, तो नीचे क्या होती है, वात होती है, बीच में क्या होता है, पित्त होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, कफ होता है, ठीक है। अपन मान लो स्टमक में है, ये सारी चीज़ें पड़ी। अब अपन औषधि द्रव्य बढ़ा दी, कौन सी वाली, इसको वमन वाली पिला दी। अब क्या होगा, वो जाएगी अंदर, जाएगी तो क्या निकलेगी, सबसे पहले औषधि द्रव्य निकलेगी, निकल गई। फिर क्या निकलेगा, कफ निकलेगा, ठीक है, पित्त निकलेगा। तो पित्तांत होता है, वमन क्या होता है, पित्तांत होता है। जबकि अपन विरेचन करवाते हैं तो वो क्या आता है, कपांत होता है, कफ निकलता है लास्ट में। अंत जो निकल रहा है वो क्या हो गई, उसकी वेगी की हो गई। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है, जो वमन अपन करवाते हैं उसमें पित्तांत होता है वो, है ना, जबकि अपने जो विरेचन करवाते हैं वो क्या होता है, कपांत होता है। तो अपित्तांत या वमित द्रव्य में जो पित्त निकलने लग जाए ना, पित्तांत जो होता है, वहाँ तक अपन करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। फिर देखना आप नेक्स्ट श्लोक में मधु तथा सेंधा नमक का प्रयोग एक साथ कर रहे हैं और गर्म करके मधु का कर रहे हैं। देखो मधु, सेंधा, अब मधु जो होता है वो क्या करता है, छेदन करने का काम करता है ना, जैसे सीतोपलादी में भी अपन मिक्स करके देते हैं तो छेदन ही तो करता है, ठीक है। जबकि सेंधा नमक क्या करेगा, जो कफ है उसको विलयन करेगा। तो ये 2 चीज़ को ध्यान रखना, क्यों दे रहे हैं अपन, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मधु क्या करेगा, छेदन करने का काम करेगा, जबकि सेंधा क्या करेगा, कफ का विलयन करने का काम करेगा, किसमें, वमन में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, न उष्ण विरोधो मधु छर्दी योगस युक्तस्य अविपक्त। अब ये क्या बोल रहा है, वमन द्रव्य क्वाथ सर्वदा गर्म ही पिलाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मधु को कभी गर्म नहीं करते ना, तो मधु को किसी गर्म चीज़ के साथ देते नहीं, उसको कभी गर्म करके पिला ना। लेकिन फिर भी अपन इस केस में तो गर्म करके पिला रहे। ये क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं कई बार। तो उसे मधु पिलाना विरोधी नहीं होता, क्योंकि वमन औषधियों के साथ पिलाया गया मधु शरीर में बिना पचे ही निकल जाता है ना। जो वोमेटिक होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती, पहले ही निकल जाती है डाइजेस्ट होने से पहले। इसीलिए अपन गर्म करके जो मधु पिलाते हैं या थोड़ा बहुत मधु गर्म औषधियों के साथ देते हैं इसको, तो ये क्या होता है, हानिकारक नहीं होता। सारा का सारा मधु क्या होगा, पचने से पहले ही निकल जाएगा। तो ये रीज़न होता है इसका। तो पहले ध्यान रखना, मधु सेंधव क्यों मिला रहे, तो मधु क्या करता है, छेदन करता है, जबकि सेंधव का विलयन करता है। इसलिए क्या होगा, दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि वमन में अपने को हेल्प करती है, ये चीज़ को ध्यान रखना। फिर हम मदन फल का प्रयोग कैसे क्या करना है, तो मदन फल की पिपली जो होती है वही लेते हैं, फल पिपली अंदर की तरफ ले ली। 2 भाग के कल्क को लेकर, जो मदन फल की पिपली होती है उसके 2 भाग के कल्क को लेकर रक्त कंचनार आदि जो अपने द्रव्य देखे थे, कौन से वाले, वमनोपक महाकषाय, वो वाले अलग अलग 6 गुने कषाय को 21 बार कपड़े से छानना चाहिए। तो कितनी बार छानते हैं ये ध्यान रखना, तो कितनी बार, 3 मतलब 3, सप्त मतलब 7, तो 7 × 3 कितने हो जाते हैं, 21। तो 3 सप्तकृतम स्त्रावित, कितनी बार स्त्रवण या छानना चाहिए, तो 21 बार छानना चाहिए। इस छने हुए क्वाथ से मदन फल पिपली के तीसरे भाग, तो क्या करना, क्वाथ बना लिया आपने, है ना, छान लिया उसको, तो कितने 3 पार्ट बना लो, 1, 2 और 3 कर लिया। अब क्या करना है, एक तरफ आपको त्रिफला, जिसमें क्या क्या आता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों को क्या करना है, पीस के क्या करना है, जो तीसरा वाला जो क्वाथ था उससे क्या करना है, गोलियां बनानी, इसको कल्क बना कर गोलियां बना लेनी, ठीक है। बना ली गोलियां, किसकी, त्रिफला की बन गई। अब वो जो गोलियां बनाते हैं तो उसको 1 या 2 गोली किसको देते हैं, पेशेंट को, किसके साथ, जो 2 अपने बच गए क्वाथ के, 2 भाग बच गए, उसके साथ इस गोली को देना। तो देखो क्या बोल रहा है, मदन फल पिपली के 2 भाग कल्क को रक्त कंचनार आती 8 द्रव्य को अलग अलग 6 गुने कषाय में 21 बार कपड़े से छान ले। इसे छने हुए क्वाथ से मदन फल पिपली के तीसरे भाग, 3 भाग किए थे, उसमें से जो तीसरा भाग था उसमें अपने हरड़, बहेरा और आंवला के बराबर गोली बना ली। इन गोलियों में 1 अथवा 2 गोलियां को उन्हीं रक्त कंचनार आदि के 1 अंजलि, कितनी गोली, जो गोली का वेट होता है वो 1 अंजलि
सॉरी जो क्वाथ है वो 1 अंजलि क्वाथ में मर्दन करके जो रोग बता रहा है कि ग्रंथि, उदर रोग और अरुचि में पीड़ित रोगियों को पिला देना चाहिए। शेष विधि वही ऊपर वाली है। तो ध्यान रखना कैसे क्या किया। तो मदनफल पिपली ली, कल्क के साथ 2 भाग कल्क ले लिया अपन ने, उसको 21 बार छान लिया, है ना, क्वाथ कषाय से 6 गुने कषाय से छान लिया। ठीक है, छानने के बाद उसके 3 पार्ट बनाए, 1, 2 और 3। तो 3 वाला पार्ट है उससे क्या बनानी है, गोलियां बनानी है अपने को त्रिफला की। ठीक है, बनानी। अब उस गोलियों को कैसे लेंगे अपन, जो द्रव्य बचा है 2 पार्ट उससे अपन इस गोली को लेंगे ताकि क्या हो, वमन हो जाए। ठीक है साहब, ये हो गया। नेक्स्ट कोटेशन में देखना, अब कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो सुकुमार लोग होते हैं, उसमें अपन औषधि नहीं पिला सकते। वमन वाली जो औषधि पिलाते हैं बहुत बेकार होती है, हर किसी के पीने में नहीं आती। उन लोगों के लिए क्या करें, देखना पहले देख लेना। ये एक श्लोक आ गया, पिपली शीर, है ना, फल पिपली शीर से साधित यवागु अधो रक्त तथा हृदय में दे जल पिपली शीर से प्रस्तुत दही के सर भाग को कपच सर्दी तमक सांस का प्रसक से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये अधोभाग में रक्तपीत में। हाँ, ये ध्यान रखना जो अधोभाग है ना, जो अधो रक्तपीत है उसमें किसके साथ देते हैं, शीर यवागु के साथ देते हैं। ठीक है, और जो दग्ध वाली अवस्था है उसमें अपन किसके साथ देते हैं, कप छर्दी वगैरह में जो दे रहे हैं वो दही वगैरह के साथ देते हैं। इतनी सी बात ध्यान रख लेना। और जो दूध के साथ अपन देते हैं वो किस में दे रहे हैं, यहाँ पर 3-4 रोग लिख रखे हैं ना, कंठ वगैरह, ये पढ़ लेना, इतना कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट कोटेशन में जो बता रहा था मैं आपको, मदन फल का पुष्प के कमल के द्वारा प्रयोजन, यानी घ्नेय योग होता है। इसको कौन सा योग बोलते हैं, घ्नेय, यानी सूंघने वाले रोग को क्या बोलते हैं, घ्नेय रोग बोलते हैं। ध्यान रखना। अब ये कैसे क्या देते हैं, वही प्रोसेस करवानी है अपने को। ठीक है, मदन फल की पिपली लेनी है, उसको 21 बार भावना दे देनी, मतलब 21 बार छान लेना है। ठीक है, उसके बाद जो अपने को फूल होते हैं, उसके परागकण होते हैं, उसके समान क्या करना है, उस चूर्ण को, महीन चूर्ण को, उस बड़े बड़े कमल के पत्र होते हैं उन पर अपन क्या करते हैं, फूलों पर छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद उसको रात भर रखते हैं, रात भर उसी में रहेगा वो, तो क्या होगा, उसके एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद रात पर्यंत प्रातःकाल क्या करते हैं, उसी कमल के ऊपर चूर्ण छिड़क दें, तो कमल का फूल तोड़कर ले आए, सुबह जाके ले आए। और वमन करवाने वाले रोगी को क्या करना है, उसको वापिस कप उत्क्लेशित करवाने वाले द्रव्य पिला दिए, या वागु वगैरह जो भी, एक को सेंधा नमक गुड़ और राब मिलाकर रोगी को भरपेट पिला दिया। ठीक है, पिलाने के बाद क्या, कप उत्क्लेशित हो गया, उत्क्लेशित हो गया तो क्या सुंगा देंगे उसको, वो फूल सुंगा देते हैं। फूल सुंगाते क्या चालू हो जाता है, उसमें वमन चालू हो जाता है। ठीक है, तो सुकुमार व्यक्तियों में यदि पित्त और कफ को उबारना हो तो क्या, कौन सा योग लेते हैं अपन, घ्नेय योग लेते हैं, लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता रखी। फिर देखो अब लास्ट में आ जाओ, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। मदन फल के प्रयोग में देखो शांडव के साथ कितने योग है, तो ध्यान रखना 10 योग बता रखे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसके सिनोनिम से हर एक चैप्टर जो कल्पिस्तान का होगा उसमें सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुराने पेपर में आपको मिलेगा ही से। तो कैसे याद रखोगे, मदन प्रकाश याद रख लेना। तो मदन से क्या हो गया, मदन, है ना, मदन फल वैसे ही बोलते थे, एक तो मदन हो गया और फल हो गया। ठीक है, अब देखो प्रकाश लिखते हैं तो उसमें प लिख रहे हैं, तो प से पिंडी तक हो गया। अब प्रकाश में ये र की मात्रा भी लगा रखी ना साइड में अपन है, तो र से क्या हो गया, राट हो गया, तो पिंडी तक राट याद हो गया। क से क्या हो गया, करहाट हो गया। ठीक है, स से क्या हो गया, शोषण हो गया। तो मदन प्रकाश से याद रख लेना, मदन फल, है ना, मदन फल पिंडी तक राट करहाट शोषण, ऐसे ही ध्यान रखना, नहीं तो एक भी लेफ्ट हो जाओगे, मतलब एक भी दिमाग से निकल गया तो फिर क्या है, ऑप्शन में मान लो वही आ गया तो दिक्कत कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना, मदन प्रकाश वाली ट्रिक ध्यान रखना। शोषण किसका सिनोनिम्स था, मदन फल का, है ना। मदन फल से तो याद रह ही जाएगा, मदन अलग निकालो, फल अलग निकालो। ठीक है, देखो यहाँ पर योग दे रखे लास्ट में, मदन फल के कितने योग थे, 133। तो कषाय वाले याद रखते हैं, 9 कषाय के साथ योग थे। मात्राओं के साथ कितने, मात्रा जो योग थे वो 8 योग। तो मात्रा वाले जितने भी योग आएंगे कल्पिस्तान में वो 8 ही आएंगे, है ना, इनकी कॉमन ही रहती है। तो एक नस्य के लिए 1 योग था जिसको घ्नेय योग बोला था। ठीक है, फिर आता है अवलय के साथ 20 योग थे, ये थोड़ा सा याद रख लेना। फिर शांडव के साथ बताए थे 10 योग। आपको सारे याद नहीं करने, जो जो बता रहे एक बार सिर्फ सुपरफिशियली याद रखना, है ना। शांडव वाला इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा कितने योग बनाते हैं, 10 योग। ठीक, तो देखो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ना पूरा 10 नंबर में, तो किसी भी प्लांट का पहले वैज्ञानिक, फैमिली, पर्याय वगैरह, रस पंचक लिख लो उसको, मॉर्फोलॉजी लाए, है ना, प्रयोजन क्या उसका, प्लांट का, प्लांट के कैसे प्रयोग कर रहे हैं अपन, वो चीज़ लिख लो। कई बार चीज़ें नहीं याद आती, तो ये चीज़ें अपने को कॉमन याद है ना, डीजी में अपन पढ़ के आ चुके हैं, तो ये वाली वहाँ यूज़ कर लेना। ठीक है, फिर सेकंड जो चैप्टर है वो क्या है, जीमूतक। ठीक है, हाँ, तो देखो अब सेकंड चैप्टर अपन देखते हैं, है ना, जीमूतक जिसका नाम है। अब ये क्या है, कई बार आपको मिला होगा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है चरक संहिता में कि जीमूतक कल्प का वर्णन करो।
तो अपने को मैंने कुछ कॉमन चीज़ें आपको बताई थी, जैसे डीजी में पढ़ के आए थे, वो चीज़ तो लिखनी है। लेकिन उसके बाद देखो जीमूतक के योग कितने बताए थे, 39 बताए थे, है ना। इससे पहले मदन फल के 133 याद रखे थे अपन ने, तो 39 याद रखना, 39 इसकी थी, ठीक है। जीमूतक में और क्या याद रखोगे आप, तो देखो मदन फल के जो बाद होता है अल्प उपद्रव करवाने वाला या वमन करवाने वाला श्रेष्ठ कौन होता है, मदन फल के बाद जीमूतक ही होता है। तो ध्यान रखना ये अल्प उपद्रव ही करवाता है ना, ज़्यादा उपद्रव नहीं होते इसके वमन करवाने का, ठीक है। इसके बाद क्या ध्यान रखोगे, अब ये जो आपने शारंगधर में पढ़ा होगा, जीमूतक देवदाली जो होती है वो जीमूतक को ही कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखो। और जो देवदाली होती है वो उभय भाग हर में श्रेष्ठ होती है, यानी वमन में भी श्रेष्ठ होगी और विरेचन में भी श्रेष्ठ होती है ना। आपने शोधन देखा होगा, शोधन का एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा, तो वहाँ देवदाली नाम आता है, ठीक है। तो देवदाली जो होती है वो उभय भाग हरम श्रेष्ठम होती है, जो वमन विरेचन दोनों करवाने में श्रेष्ठ होती है। तो कौन होती है, जीमूतक या देवदाली, ठीक है। अब इसका क्या प्रयोजनांक होता है, ये ऊपर ही लिख लेना ताकि रिवीजन करने में इजी रहे। प्रयोजन क्या है, फल और फूल है। उसका क्या था, मदन फल का मदन फल ही था, या फल पिपली थी, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ लिख रखा है अल्प उपद्रव करने वाला मदन फल के बाद यही है जीमूतक, जिसको अपन उभय भाग हर भी बोला है, ठीक है। शारंगधर के अनुसार लिख लेना। जीमूतक के पर्याय क्या क्या है, तो देवघर से याद रखना, है ना, जीमूतक, है ना। देवघर जीमो, जीमो से याद रख लेना, देवघर जीमो, है ना। कहते हैं ना अपन जीमने को बोलते हैं, यानी खाना खिलाने को जीमने बोलते हैं, तो देवघर जीमो से याद रखना। तो देव से क्या हो गया, देवताड़क हो गया, है ना, सॉरी देव से क्या हो गया, देवताड़क। व से क्या हो गया, वेणी। घर से क्या हो गया, घराघरी। तो ऐसे याद रखना, देवघर जीमो, जीमो से क्या हो गया, जीमूतक। देव से क्या हो गया, देवताड़क। व से वेणी, घर से घराघरी। ये 3 सिनोनिम से इसके में इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रख लेना, श्लोक में भी हाईलाइट कर लेना, घराघरी, देवताड़क और वेणी, ठीक है। क्या क्या कलेक्ट करते हैं इसके जो प्रयोजन है, उसमें फल और पुष्प लेते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो एक्सटेंट में वमनोपक होता है, वो कौन सा होता है, फल और पुष्प होता है, ठीक है। इतना याद कर लिया। देवदाली के फूल और फल ही वमन वाले होते हैं, बाकी हर एक प्लांट वमन नहीं करवाता, ठीक है। जीमूतक का देखते हैं बाकी कैसे यूज़ करना है, कौन कौन सी। तो ये त्रिदोषज्ञ होता है, तीनों दोषों पे काम करने वाला है या न करने वाला होता है। कौन सी अवस्था में लेते हैं, ज्वर आ रहा हो, सांस आ रही हो, हिक्का आ रही हो, है ना, इन दोषों में त्रिदोष नाशक कौन होता है, वमन करवाना हो तो जीमूतक होता है, ठीक है। तो तीनों दोषों को ही तो जीतना है, तो जीतना से ध्यान रखना जीमूतक। त्रिदोषक में कौन सा योग होता है, तो जीमूतक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या करवाता है, विशेषकर जीमूतक ज्वर, सांस और हिक्का में अपन यूज़ करते हैं, याद रख लोगे, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी वाली बात आई ना, सांस हिक्का वाली, वो इसी में आई। तो ये पूछ रखा है BHU वाले एग्जाम में कि ज्वर, सांस, हिक्का में कौन सा योग लेते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना जीमूतक, ठीक। फिर आते हैं जीमूतक के 5 योग बता रखे, वैसे तो 5 योग और के भी पढ़ेंगे। तो देखो फल, अब किस किस के साथ कौन कौन सा योग बनता है, तो यहाँ आप साइड में ही लिख लेना, जीमूतक के शीर के साथ 5 योगों का वर्णन करो। 5 नंबर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, है ना, UG वालों के लिए, लेकिन PG में भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन, किस टाइप से बनता है अपन देखते रहे। जो जीमूतक के फल होते हैं, पुष्प होते हैं, जो रोम वाले फल होते हैं, उनका किस किस के साथ योग बनाते हैं, वो 5 योग देखते हैं। देखो पैमाने क्या होता है, दूध होता है। पुष्प, जो जीमूतक का पुष्प होता है, उसका किसके साथ बनाना है, दूध के साथ। तो देखो पहला योग कौन सा होगा, जीमूतक का पुष्प से सिद्ध करना है किसको, शीर को। ये भी क्या करवा देगा, वमन का, ठीक है, एक योग हो गया। दूसरा योग कौन सा है, निवृत्ते फूले पेया पयस्कृता। कौन सी, जीमूतक का जो फल, पहले पुष्प से बना लिया, फल से बनाएंगे। जीमूतक का जो फल होता है उससे क्या करनी है, सिद्ध पेया करनी है ना, पेया को सिद्ध करना। तो दूसरा योग हो गया, ठीक है साहब। लेकिन पहला कौन सा था, दूध के साथ था, जो दूसरा बना रहे वो किसके, पेया के साथ है, ठीक है। अब तीसरा योग कौन सा बनेगा, लोम से शीर संतान का। क्या बोल रहा है, लोम से। फल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रोम जिसमें ऊपर रोए टाइप होते हैं वो, और एक विदाउट रोम वाला। तो रोम वाला किसके साथ बना रहा है, जीमूतक का रोमच फल, सिद्ध शीर की मलाई। देखो शीर संतानी का बोला ना, शीर संतान किसे बोलते हैं, दूध के ऊपर जो मलाई नहीं आ जाती उसके साथ। तो उसके साथ किसका योग बना रहे हैं, रोमश, जो रोम वाला फल है जीमूतक का, उसका, ठीक है साहब। नेक्स्ट कौन सा हो गया, अलोम। अलोम क्या होता है, जीमूतक का जो फल होता है उस पर लोम नहीं है ना, छोटे छोटे रोम होते हैं। मान देखा भी होगा आपने, वैसे बेसिकली जो लौकी वगैरह होते हैं उनके ऊपर रोम भी आ जाते हैं, ज़्यादा वो हो गई तो, है ना। या दूसरी जो कुकुरबिटेसी की जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर भी आ जाती है ना रोम। तो वो चीज़ है, रोम वाला किसके साथ, शीर संतानिका के साथ। जबकि अपन जो अलोम वाला है वो किसके साथ, दही वगैरह के साथ, है ना, जो
दूध से दही बनाते हैं उसके साथ बनाते हैं किसका, अलोम का योग। ठीक है, तो ये कौन सा योग हो गया, रोमस फल के साथ तो शीर संतानी का जो शीर के ऊपर मलाई होती है उसका, जीमू तक के रोमहीन फल से सिद्ध, जो रोमहीन फल होता है उसके सिद्ध दही की मलाई के साथ सिद्ध करना है। और पांचवा योग जो होता है, ये यहाँ पर सही कर लेना है ना, 4 है यहाँ पर। पांचवा योग जो है वो क्या है, जीमूतक का फल हरित या पांडु वर्ण का हो। ठीक है, फल इसका कलर का हो, हरित या पांडु वर्ण का हो, इसका किसके साथ, दूध या दही के साथ। तो कैसा बता रखा, ये दध्या आम्ल बता रखा। कौन से कलर के होने चाहिए, हरित या पांडु वर्ण के रंग के होंगे, तो उनका एक तो दही के साथ, जबकि अलोम वाला भी दही के साथ बना रहे, लोम वाला शीर संतानी के साथ, और जो फल हैं वो किसके साथ बना रहे हैं, पेया के साथ या पेय दूध की पेया बना रहे उसके साथ, जबकि पुष्प का किसके बना रहे साथ, किसके साथ, दूध के साथ, पेय के साथ। ठीक है, तो 5 हो गए, ध्यान रखना, लिख लेना साइड में। वैसे तो नीचे लिख भी रखे हैं, पुष्पेशु शीरम, शीर का पुष्प का शीर के साथ फल का, शीर पेया के साथ लोम का, जो रोमश फल होते हैं उनका किसके साथ, संतानिका के साथ। ठीक है, और नीलोम होता है उसका दधी के साथ, और जो हरित पांडुवर्ण का होता है उसका शीर दधी अम्ल के साथ। ठीक है, ये 5 योग बार बार आएंगे अभी चैप्टर में, कि उसके में 5 योग पढ़े थे ना, उसमें 5वां योग हटा के कुछ और ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐसे याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है ना, पीजी में पूछता है किसके साथ बनाते हैं, तो ये आपको अभी से याद कर लेना। जीमूतक की मात्रा कितनी होती, तो जीमूतक की मात्रा कितनी होती है इस चूर्ण की, सुक्ति प्रमाण में होती है इसी को, जबकि उसकी कितनी थी, मदन फल के अंतर्नक मुष्टि प्रमाण की थी। अलग से लिख लेना सारे प्रमाण 6 प्लांट के। ठीक, अब देखो चूर्ण को सुक्ति में 2 प्रमाण में दूध के साथ वातज पित्तज रोगम देते हैं, बस यहाँ से एक ही बात है, डोज कितनी होती है, सुक्ति प्रमाण में होती है। जीमूतक का सूरामंड के साथ भी प्रयोग, सूरामंड जो वाइन होती है उसके साथ भी योग बता रखा है, तो ध्यान रखना सूरामंड के साथ जो योग होता है उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, राज क्षमा में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कपच अरोच के कासे पांडु रोके स यक्षमाणी, यानी राज क्षमा में भी किसके, जीमूतक का जो वमन करवाने वाला योग होता है वो किसके साथ होता है, सूरामंड के साथ होता है। ध्यान रखना, इसको हाईलाइट करना है राज क्षमा वाले को। ठीक है, श्लोक में हाईलाइट कर लेना और ऐसे मिलान भी कर लेना। ठीक है, हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा वारुणी मंड का किसमें, कपच प्रमेय में यूज़ करते हैं, बसंत ऋतु में करते हैं और यक्षमा रोग में भी करते हैं। तो कर ही रहे ना, कहीं ना कहीं वारुणी भी एक तरह का मध्य का ही रूप है, सुरा का ही रूप है, तो सुरा मंड का यूज़ कहाँ पर करें, राजक्षमा में। वैसे याद रख लेना, वैसे तो रटना ही है इसको, लेकिन वैसे भी इतना सारा वारुणी मंड का पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं वाइन का यूज़ अपन राजक्षमा में भी करते हैं, है ना, वमन करवाने के लिए। किसके साथ, सुरा मंड के साथ, मंड के साथ सुरा को ऐड करना। जीमूतक के मात्रा योग कितने हैं, जितने भी मात्रा योग होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे संख्या में, इसको ध्यान रखना, किंतु इनकी मात्रा एक कोल में होनी चाहिए। ठीक है, तो श्लोक में अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, कोल मात्रा तो कितनी मात्रा होती है मात्रा योगों की, तो एक कोल में। तो कितने योग होते हैं, तो 8 मात्रा योग होते हैं, किसके, जीमूतक के, कोई भी। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट, जीमूतक के कुछ नहीं पढ़ना, बाकी नीचे देखो, सूरामंड के साथ देखा था कितना योग, 1। जीमूतक के दूध वगैरह के, दूध से जो उत्पादक बनते हैं दही वगैरह, है ना, शीर संतानी का, उसके साथ जो योग देखे थे वो कितने थे, 5 योग थे, है ना, 5 ही तो थे। ऊपर जो देखे थे यहाँ देख लेना एक बार, ये 6 सूरामंड के साथ बता दिया, इसको मिक्स करेंगे। आरकवद आदि के क्वाद का जो योग है वो कितने, 7 योग बताए थे। ध्यान रखना, आरकवद आदि क्वाद के साथ कितने योग बता रखे, 7 योग बता रखे। मात्रा योग कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये याद ही रखना। ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं रखना इसमें। कितने योग थे टोटल, 39 योग थे। ठीक, फिर नेक्स्ट चैप्टर आप देखना, इक्ष्वाकु जिसको बोलते हैं, लोकी, है ना, लोकी को इक्ष्वाकु बोलते हैं। तो इस इक्ष्वाकु के क्या क्या प्रयोजांक होते हैं, तो फल अपन मदन फल में देखे थे, पुष्प और फल दोनों किस में देखे थे, जीमूतक में देखे थे। जबकि अब यहाँ पर क्या करेंगे, फल भी ले रहे, पुष्प भी ले रहे और बीज भी ले रहे, किसका, इक्ष्वाकु। ठीक है, यहाँ पर कड़वी लौकी की बात करता है, जिसको अपन तुरई वगैरह भी बोल लेते हैं कई बार, वो भी अपन इसी के अंदर ऐड करते हैं, इक्ष्वाकु के अंदर। अलाबू भी जिसको बोलते हैं, कटु अलाबू। तो ध्यान रखना, जो कड़वी तरोई लौकी होती है, तरोई होती है ना, वही इक्ष्वाकु के अंदर आती है। ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखना, इक्ष्वाकु के पर्याय बता रखे, क्या क्या बता रखे यहाँ पर, लंबा, आपने लौकी देखी लंबी लंबी होती है क्या होती है, तो लंबा किसका पर्याय हो गया, इक्ष्वाकु का होगा। कटु कलाबू, है ना, अलाबू, कटु अलाबू बोला था ना मैंने, ऊपर बताया था आपको, कटु अलाबू भी इसे बोलते हैं। तो देखो कटु कलाबू आ गया क्या ना आ गया, तुम भी तुम्बाकार होती है इसलिए तुम भी बोल दिया। पिंड फला बोलते हैं, जबकि पिंडी तक किसको बोला था, है ना, बता देना मुझे, पिंडी तक किसको बोला था, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु भी इसी का है, नाम में आ रहा है इक्ष्वाकु। फलिनी,
फल किसको बोला था? मदन फल को। जबकि फलिनी किसको बोल रहे हैं अपन? इक्ष्वाकु को बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा याद रख लेना, लंबी होती है इसलिए लंबा, कटुकलापु बोल दिया, तुम्बे जैसी होती तुम्बी, पिंड फला इसको बोला है इक्ष्वाकु को, नाम कॉमन ही है, और फलिनी इसको बोला है, जबकि मदन फल को क्या बोला था? फल बोला था। ठीक ठीक है, इसको याद रखना बस, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, वैसे आप बना सकते हो यदि आपको कोई ट्रिक याद आ रही। फिर देखो इक्ष्वाकु का प्रयोग कौन कौन से रोगों में करते हैं सर? कांस हो गया, सांस हो गया, 20 विकारों में करते हैं। इक्ष्वाकु में किस में कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी वाले तो हैं सही, लेकिन विष विकार में अभी तक यही आया है। ठीक है, जोर से पीड़ित, ये पढ़ लिए थे वैसे भी, कब से क्षीण हो, जिसमें बिना परिश्रम की थकावट हो रही हो, है ना, उसमें क्या करते हैं अपन? इक्ष्वाकु से वमन करवाते हैं, ताकि क्या हो, वो कप को बाहर निकाल दें, है ना, उसका जो कप है थोड़ा बहुत वो भी अच्छे से शमन शोधन करते हैं उसका। इक्ष्वाकु के सादित सिर, देखो ये वाले मैंने पढ़ाए थे, अभी पढ़े थे ना, जिसमें फूल न आए हो ऐसे तितलोकी के कोमल पत्तों को मुट्ठी भर लेकर एक पस्त दूध में पकाएं, पक जाने के बाद पित्त के उत्तीर्ण होने पर कपजोर में वमन किया जाना चाहिए। तो कितना प्रमाण होना चाहिए? अपुष्पस्य प्रवाला नाम, ध्यान रखना किस में लेते हैं? फूल ना आए हो जिसमें, अपुष्प, इस ऐसे इक्ष्वाकु को लेना चाहिए, ताकि वो क्या होता है, थोड़ा बहुत कड़वा कड़वा होता है तो आसानी से वमन करवा देगा। तो अपुष्पस्य प्रवाला नाम लेना चाहिए इक्ष्वाकु को। जो लौकी लेते हैं उस प्लांट, कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है, उसमें प्लांट में क्या नहीं आए, पुष्प नहीं आए, उसी समय ले लो, तो अपुष्पस्य अवस्था में लेना चाहिए इसके प्रवालाम। प्रवालाम मतलब क्या होते हैं? कोमल पत्तों को लेते हैं, है ना, लौकी को नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, किसको ले रहे हैं? लौकी के प्लांट के पत्तों को लेते हैं। ठीक है साहब, किस प्रमाण में ले रहे हैं? मुष्टि, मुष्टि किसको बोला है? अंतरनक मुष्टि प्रमाण में लेना है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना, डोज ध्यान रख लेना। इक्ष्वाकु के सिर के साथ बता रखा है अलग से योग, शुरामंड के साथ। देखो कितने योग बताए? जिस प्रकार जीमू तक, इससे पहले अपन ने पढ़ा था, जीमू तक के फूल आदि के दूध के साथ 4 योगों का वर्णन, वैसे तो 5 था, लेकिन मैंने कहा था ना 5वां योग वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। कहाँ पर? इक्ष्वाकु में। 5वें योग की जगह कौन सा योग दे देगा? डायरेक्ट शुरामंड वाला योग दे देगा, जो कि अपन ने कौन से नंबर का पढ़ा था? इक्ष्वाकु, वहाँ जीमू तक में 6ठे नंबर का। तो वहाँ पर 4 तो कॉमन है, फल का पेय के साथ, है ना। फिर ये देख लेना सिर के साथ, वही 4 तो कॉमन है स्टार्टिंग वाले, दधी का वो फल वाला जो भी है, रोमश फल, अरोमश फल, है ना, शीर्ष संतानिका के साथ वगैरह, वो 4 तो कॉमन है। लेकिन 5वां कौन सा दे दिया इसने? 5वां योग इक्ष्वाकु सूरा के संधान, सूरामंड वाला जो है वो दे दिया। किसके साथ? इक्ष्वाकु के फल के साथ सूरामंड का संधान करके अपन दे सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो सूरामंड वाला जो 5वां योग है, जबकि वहाँ पर कौन सा आ रहा था? 6ठा योग। 6 अलग, 5वें नंबर वाला था वो थोड़ा अलग था, लेकिन यहाँ पर कितने आ गए? 4 तो वो कॉमन आ गए स्टार्टिंग वाले, और 5वां डायरेक्ट ये ऐड कर दिया शुरामंड। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर जो दे रखा है इक्ष्वाकु का वर्धमान योग होता है। वर्धमान योग में कितने से बढ़ाते हैं अपन? तो 5 वृद्धानी, 5 माने 50 से वृद्ध करने, कहाँ तक पहुँचाते हैं? 50 से बढ़ाकर 100 तक बढ़ाते हैं। हर एक दिन बढ़ाते हैं, 50 दे दिए, फिर अगले दिन 50, 10 और बढ़ा देंगे, 60 हो जाएंगे, 10 बढ़ाते हुए 100 तक चलो। तो ये ऐसे, इसमें थोड़ा हिंदी में थोड़ा गलत कर रखा है, ध्यान रखना। 5 वृद्धानी कितने से बढ़ाना है अपने को? 50 से बढ़ाना है, कहाँ तक ले जाना? 100 तक, है ना। क्या क्या देने? बीजानी, शत मतलब 100 होता है, 100 तक ले जा रहा है। ठीक है, ये देखो विमर्श में सही दे रखा है, चक्रपाणी ने 50 बीजों से प्रारंभ कर प्रतिदिन 10-10 बीज बढ़ाते हुए 100 बीज का प्रयोग किया। ये चीज़ को आप ध्यान रखें। फिर इक्ष्वाकु का बीज का प्रयोग किसे कर रहे हैं? अंतनक मुष्टि प्रमाण में जो डोज होती है वो लेंगे। ठीक है, इसका भी क्या आ गया? अंतनक मुष्टि प्रमाण ले रहे हैं। फिर 8 योग, मात्रा योग कितने होते हैं? तो मात्रा योग कितने होते हैं? 8 योग होते हैं। हर बार अपन यही पढ़ रहे हैं इक्ष्वाकु के। देखो बाकी सारा कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस कल्पिस्तान में, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो तो आपको याद होनी चाहिए। इक्ष्वाकु के 4 और योग बता रखे हैं लेह के साथ, है ना। तो अवलेह के साथ कितने होते हैं? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तंतुयुक्त तथा 2 अंगुलियों के मध्य में परीक्षा करते हैं, तंतु के प्रतीति हो जाने पर पानी डालने पर फैले नहीं, लेह को उचित मात्रा में चाट कर प्रपंथ्या का पान। देखो आपने वो पढ़ी होगी, वो परीक्षा, अवलेह की परीक्षा देखी थी ना आपने, च्यवनप्राश बनाया होगा तो वहाँ पर सीखी भी होगी कि कैसे अपन करते। तो उसका वर्णन कहाँ पर आया है? यहाँ कल्पिस्तान में आया है ना, इस वाले चैप्टर में। अवलेह की परीक्षा का वर्णन कौन से में आता है? यहाँ पर मिलता है। वही 2 तंतु बनता है, दोनों उंगलियों के बीच में दबा के उसको देखते हैं, तंतु बनने लग जाता है, और उस तंतु को वाटर में डालते हैं तो वो कहाँ डायरेक्ट नीचे बैठ रहा है, तो समझ जाना वो सही उचित अवलेह बन गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अवलेह की परीक्षा का वर्णन यहाँ पर आता है। फिर देखो इक्ष्वाकु युक्त मांस रस का प्रयोग कौन से में करते हैं? गुल्म, मेह और प्रसेक में। ये चीज़ आपको याद है। फिर इसमें से कौन कौन से योग याद रखने थे? दूध के साथ कितने बता रखी इसने? 8 योग। नश्य का 1 योग आता है, नश्य का हमेशा 1 योग। आप पढ़ लेना, मैंने डायरेक्ट नहीं बताया नश्य का योग, लेकिन डायरेक्ट आपको ये याद होना चाहिए। मदन फल आदि के द्रव्यों को काट का वर्धमान योग कितने थे? 6। ठीक है, 6 योग थे। मुलेटे आदि के 9 द्रव्यों का कषाय द्रव था। मात्रा योग हमेशा ध्यान रखना 8 होते हैं। मंत्र में 1 योग है।
ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितने हो जाते हैं 4-5 योग हो जाते हैं। ठीक है। फिर देखो धामार्गव, धामार्गव में क्या आता है, क्या क्या कलेक्ट करोगे, फल है ना, फल करोगे, पुष्प करोगे, पत्ती जिसको प्रवाल भी बोलते हैं, ये चीज़ें अपन कलेक्ट करते हैं। सिनोनिम्स पहले ही बता दिए, क्या क्या सिनोनिम्स है इसके, करकोटकी, कोटफला, महाजालिनी, राजकोषातकी। कैसे याद करोगे, दामाद जी कोक महाराज, है ना, दामाद जी जो होते हैं वो क्या है, कोक महाराज, ज़्यादा ही कोक करते हैं वो, तो क्या हो गया दामाद जी कोक महाराज। दामाद से क्या हो गया धामार्गव, को से क्या हो गया कोटफला, क से क्या हो गया करकोटकी, महा से क्या हो गया महाजालिनी, राज से क्या हो गया राजकोषातकी। तो याद रख लोगे ना, दामाद जी कोक महाराज से याद रखना, ताकि आपको पूरा ही याद रहे कि दामाद से क्या हो गया धामार्गव हो गया, है ना, कोक से क्या हो गया कोटफला, क से क्या हो गया करकोटकी, महा से महाजालिनी और राज से राजकोषातकी, ऐसे ध्यान रखना। फिर देखो धामार्गव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, किसमें वमन करवाने के लिए, गरे, गरे मतलब गर विष जो होता है, कृत्रिम विष जो होता है उसको गर विष कहते हैं, उसमें अपन वमन करवाना हो तो करो। गुल्म रोग में करवाओ, उदर रोग में हो, कांसे वाते श्लेष्माशय, है ना, आमाशय में क्या हो वायु का प्रवेश हो गया, है ना, तो श्लेष्माशय यानी आमाशय में क्या हो गया वात का प्रवेश कर गई हो, गर गुल्म उदरे। तो ये लाइन याद कर लेना हाईलाइट करके, कौन से में आती है धामार्गव में आती है। ठीक है। तो देखो धामार्गव लिखते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, ग आ रहा है, तो ग से स्टार्ट हो रही गरे। ठीक है। तो गर और ग से क्या होता है गुल्म, तो धामार्गव में क्या आ रहा है ग, तो ग वाली लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है गरे गुल में। ठीक है। धामार्गव के प्रयोग या प्रयोजन क्या होते हैं, फल पुष्प पर कोमल पत्ते या प्रवाल किसको बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर क्या आता है धामार्गव के 2 योग दे रखे हैं किसके साथ, हाँ ये योग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर थोड़ी गोबर वगैरह वाली बात आ गई। तो देखो धामार्गव का चूर्ण को जल में पीसकर बेर के समान बड़ी बड़ी गोलियां बनानी, तो गोलियां तो बनाती हैं उसी को तो देते हैं अपन पात के साथ। ठीक है, बना ली। उस गोली के गोबर के रस घोड़े की लीद के साथ अंजलि प्रमाण में लेकर उसे घोलकर रोगी को पिला देना चाहिए। तो ध्यान रखना किसके साथ, गो और अश्व शक्रत के साथ, है ना, इसके स्वरस के निकालते हैं, यानी कि गो का जो रस गोबर जो होता है उसका रस निकालेंगे और घोड़े की जो लीद होती है उसका रस 1 अंजलि प्रमाण में लेकर उसके साथ अपनी इस बेर जो धामार्गव के जो गोलियां बनाते हैं उनको देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो कितने 2 चीज़ों के साथ योग हो जाना, गो अश्व का। ठीक है, धामार्गव का अवलेख के साथ कितने योग है, 10 योग है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। धामार्गव का विषनाशक योग कौन सा है, तो धान्य तुम्बुरुणी, कौन से विष योग में पीड़ित रोगी विष विकार को दूर करने के लिए धामार्गव को कल्प को धन्या, है ना, धान्य मतलब धन्या, तेज पत्र तुम्बुरुणी मतलब तेज बल के यूष, है ना, यूष के साथ देना है उसको, ध्यान रखना। धान्य अम्लम तुम्बुरुणी यूषेण कल्प, किसके साथ दे रहे हैं, यूष के साथ। किसमें, सर्व विषापमम, सभी प्रकार के विष को हरने वाले के लिए धान्य और तेज बल के यानी तुम्बुरुणी के साथ यूष बनाकर उसको देते हैं, किसमें, वमन करवाने के लिए। तो धामार्गव का विषनाशक योग होता है। ठीक है, तो धाम्य आदि लिखते हैं ना, धन्य आदि योग से भी आता है इसका नाम, किसमें देते हैं, तो धामार्गव का योग होता है, वमन करवाने में देते हैं, किसमें, सर्वविष वमन, सभी प्रकार के विषयों में वमन करवाने के लिए। मानसिक रोगनाशक का जो धामार्गव का योग है ना, मानसिक रोगनाशक वमन के लिए किया जाता है, किसका योग है, धामार्गव का। तो मानसिक रोगों में किसका योग आया है, धामार्गव। ठीक है, तो देखो धामार्गव का पित्ती के 9 पत्तियों के साथ कितने योग बता रखे, 9 योग। कषाय वाला याद रखना आपको 20 योग बता, कल्क वाला 10, शक्रित रस के कितने थे, 2, कौन से, अश्व और गो वाले। नश्य के 1 ही योग होता है हमेशा, अवले के 10 बता दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 60 योग ये हो जाए। अब देखना वत्सक, वत्सक किसको बोलते हैं, कुटज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कुटज। कुटज का फल होता है, प्रयोजन क्या होता है, इसका फल होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है ये भी कई बार पूछ लेते हैं, ओलेराइना एंटीडाइसेंट्री, अपना डीजी में याद करोगा, एपिसाइनोसी फैमिली से होता है। ठीक है, अब देखना श्लोक में चलना, 4 नंबर, हाँ पहले 3 नंबर श्लोक देखो। वत्सक के 2 भेद होते हैं, स्त्री और पुरुष भेद से, तो भेद हाईलाइट करना, स्त्री और पुरुष, स्त्री पे 1 नंबर, पुरुष पे 2 नंबर लगा लें। अब इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं वत्सक के, वत्सक, कुटज, शक्र, वृक्षको, गिरिमल्लिका, है ना, और इसके जो बीज होते हैं वत्सक के उसको क्या बोलते हैं, इंद्र, यव या कालिंग। तो इंद्र, यव या कालिंग किसको बोल दिया, कुटज के जो भी बीज होते हैं उनको इंद्र, यव, कालिंग बोलते हैं। इंद्र, यव, इंद्र किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं। और इंद्र किसका, इंद्र का सिनोनिम्स क्या होता है, ये शक्र भी होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने दीर्घन जीवितम में, तो शक्र हो गया, है ना। वृक्ष, गिरिमल्लिका, गिरिमल्लिका क्यों बोला है, क्योंकि ये पहाड़ पे उगता है मैक्सिमम। वृक्षक यानी कि इसका वृक्ष नहीं होता बड़ा, वृक्षक होता है जैसे एरंडी होता है ना, एरंड हो गया वैसा, इसलिए इसको वृक्षक बोल दिया। कुटज इसको जान दिया, तो वत्सक कुटज, वत्स को कूटा,
है ना, ऐसे याद रख लेना। कुटज किसका नाम है? वत्सक का नाम। शक्र याद हो जाएगा इंद्र से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंद्र यव। यव यानी इसके बीज कैसे दिखते हैं? जो के समान। और इंद्र किसका पर्याय हो गया? वत्सक का हो गया या कुटज का हो गया, ठीक है। तो इंद्र यव बोलते हैं इसके बीजों को। इसको और क्या बोलते हैं? कालिंग भी बोलते हैं इसके बीजों। ध्यान रख लेना ये सिनोनिम्स। फिर क्या दे रखा है नेक्स्ट श्लोक में? पुरुष वत्सक, क्या क्या भेद होते हैं दोनों, तो हाईलाइट करना। वृहत फल, श्वेत पुष्पा, स्निग्ध पत्र और पुमान के ऊपर एक लगा दो, यानी ये कौन सा भेद हो गया? पुरुष वाला। क्या होगा देखो, तो यहाँ पर लिखो वत्सक, भेद को क्लासीफाई करो, इधर पुरुष लिख लो, इधर स्त्री लिख लो। फल कैसे होंगे साहब? वृहत फल, बड़े फल होंगे, जबकि स्त्री में क्या होते हैं? छोटे फल बता रखे हैं। पुष्प क्या होता है? श्वेत कलर का होता है, जबकि इसमें स्त्री में क्या होता है? श्याम अरुण रंग के होते हैं, ठीक है। तो देखना, श्याम अरुण रंग, च अरुण पुष्पा, पुष्प का रंग कैसा होता है? श्याम और अरुण रंग का, ठीक है। फलवंत अरुणी च, जो फलवंत होता है, जहाँ पर फल जुड़ता है ना, उसको फलवंत बोलते हैं। तो वो फलवंत क्या होता है? छोटा होता है, अणु स्वभाव का होता है, इसीलिए स्त्री में होता है। तो फलवंत क्या होता है? छोटे होते हैं। तो ध्यान रखो, देखो क्या फल कैसे हो गए? बड़े हो गए, किसमें? पुरुष में। छोटे हो गए स्त्री में। पुष्प श्वेत कलर के होते हैं, जबकि श्याम अरुण रंग के होते हैं, किसमें? स्त्री में। पत्र कैसे होते हैं? इसमें स्निग्ध होते हैं, जबकि इसमें फलवंत की बात करती है, कैसे होते हैं? छोटे। इस चीज़ को ऐसे लिख लेना, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि जो कुटज है, वत्सक है, उसके भेदों का वर्णन करो, है ना, सिनोनिम्स के साथ। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, इसके इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स, याद रख के जाना। कितने भेद है वो भी ध्यान रखना, ठीक है। कुटज का प्रयोग क्या होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं वत्सक का? तो उभय विधम वत्सकम सुम कुमार व्यक्तियों में इसको करते हैं। किसको यूज़? कुटज को कर रहे हैं। रक्तपित हो जाए, चाहे कपच विकार हो जाए सुकुमार में, तो कुटज का यूज़ करो। हृदय रोग हो उसमें करो। ज्वर, वात, विसर्प हाईलाइट करो। देखो विसर्प भी व से स्टार्ट हो रहा, वत्सक भी व से हो रहा, तो याद रख लेना विसर्प में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है साहब। ये लिख रखा है, इसे आप भी लिख लेना। कुटज का संग्रहण कहाँ करना है? देखो सुपक्व या शुष्क फलों का ही संग्रहण करना चाहिए, जो पूरे पके हो उनका। और किस प्रमाण में करना चाहिए? अंतर्नख मुष्टि प्रमाण में इसका यूज़ करते हैं वमन करवाने में। तो वत्सक का भी किस में आ गया? इसमें ही आ गया, ठीक है। फिर देखो अर्क शीर भावित कुटज का प्रयोग। तो मदार जो अर्क होता है, उसके दूध के साथ 8 दिन तक इंद्र यव के चूर्ण को भावना देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1 पानी तल की मात्रा में चूर्ण को लेकर जीवक के क्वाथ से रोगी को पिलाना चाहिए। तो ध्यान रखना, कितने दिन तक भावना देते हैं? 8 दिन तक इंद्र यव जो है ना वत्सक के बीज होते हैं उनको किस मात्रा में देते हैं? पानी तल। 2 बात हाईलाइट कर लेना, इतनी याद रखनी है आपको। फिर देखो कुटज का कृष्णा के साथ जो प्रयोग होता है वो कितना? 1 योग बता रखा है। तो खिचड़ी व्रत होती तो एक ही टाइम खाते हैं ना अपन, 2-3 टाइम थोड़ी खाते हैं। तो कर्शरा का यानी खिचड़ी के साथ कितना योग बता रखा? 1 योग बता रखा, ऐसे ध्यान रखना। बाकी इंद्र यव का क्वाथ के साथ 9 योग बता रखे, है ना। चूर्ण वगैरह कुछ नहीं याद रखना, बस कर्शरा वाला पूछ रखा है, इसलिए मैंने बता दिया। कुल योग कितने थे? 18। लास्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है? कृतवेदन, ठीक है। जो जो चीज़ें बताई जा रही है आपको वही याद रखना, ठीक है। देखो कृतवेदन में क्या है, जिसको धामर है ना, धामर का वगैरह वो तो अपन ने देख लिया। कृतवेदन में देखते हैं अपन लोग। उदर रोगों में सबसे बेस्ट होता है वमन करवाने के लिए कृतवेदन, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स दे दिया कोटेशन नंबर 3 में। श्वेण, कोशातकी, मृदंग फल। मदन फल नहीं है, मृदंग फल है। देखो कैसे याद करोगे? मृदु कोश, श्वेण, कर वेदन। मृदु कोश होता है ना, सॉफ्ट चीज़ें जो कोश, वहाँ पर अपन क्या करवाते हैं? वेदन करवाते हैं। किससे? श्वेण से, ऐसे याद रखो। तो मृदु से क्या हो गया? मदन फल। कोश से क्या हो गया? कोशातकी। श्वेण से क्या हो गया? शेड हो गया। करे से क्या याद हो गया? कृत वेदन हो गया। तो वेदन कहाँ पर करवाना है? और से कोश में करवाना है आपको। कहाँ पर करवाना है? कोश में। कौन से कोश में? जो मृदु हो, यानी मृदंग फल हो गया, कोश हो गया और श्वेट हो गया, ठीक है। ये काट लेना, करनी श्वेट, ठीक है, जिसको तरई अपन बोलते हैं कृत वेदन को, ठीक है। कृत वेदन के गुण बता रहे। कृत वेदन क्या होता है? अत्यंत कटु होता है, तीक्ष्ण होता है और उष्ण होता है। ध्यान रखना है, अत्यंत क्या होता है? कटु, तीक्ष्ण, उष्ण होता है। इसका प्रयोग गंभीर प्रकार के कुष्ठ रोगों में, पांडु रोगों में, प्लीहावृद्धि, शोध युक्त, गुल्म और कृत्रिम विष में कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, प्रयोग कहाँ पर करें? कुष्ठ, पांडु, प्लीहा, शोध और गुल्म और कृत्रिम विष में इसका यूज़ करते हैं। ध्यान रखना। ये मृदंग फल किसका सिनोनिम से कई बार पूछ रखा है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेना श्लोक में। तो मृदंग फल किसका है? कृत वेदन का है, ठीक है। फिर आ जाओ डायरेक्ट, कृत वेदन की पिच्चा के साथ कितने योग है? तो 10 द्रव्यों के साथ इसका योग बता रखा पिच्चा के साथ। तो शालमली, मूल चूर्णानी, पिच्छा, अभिदर्शन, अभिस्तता। क्या बोल रहा है? शालमली का जो मूल होता है उसके 10 द्रव्यों के साथ क्या बनाते हैं अपन? योग बनाते हैं कृत वेदन,
ठीक है। कृतवेदन का पिच्चा के साथ या शालमली के साथ 10 द्रव्यों के साथ योग बना रहे हैं। ये देख लेना, विमर्श में दे रखा है शेमर, बहेड़ा, गंबार, नाग, बलापुर, है ना। वैसे पूछ तो नहीं रखा है, लेकिन कई बार पूछ ले कि 10 द्रव्य, शालमली के 10 द्रव्य कौन से हैं, तो एक बार थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कि शालमली से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो कृतवेदन का पिच्चा मतलब शालमली के साथ कौन कौन से योग हो गए, शालमली, शालमलक, भद्र वगैरह, ये देख लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये ध्यान रखना 10 द्रव्य होते हैं, ठीक है। सेमर आदि 10 योग होते हैं। उसके चूर्ण का पिच्चा मतलब होता है लुआब, लुंगदी, है ना, जो होते हैं उसका बना लेना चाहिए, ठीक। फिर आता है वर्ती के साथ कृतवेदन के कितने योग होते हैं, 6 योग होते हैं। वर्ती क्रिया के लिए 6 योग बता रखे हैं। फिर देखो, काश रोग से पीड़ित ईख के रस के पकाए हुए कृतवेदन को चूर्ण को पिलाएं। तो श्वेण काशी, श्वेण मतलब वही हो गया अपना, है ना, सिनोनिम्स पढ़ा था ना अपने। कांसी, खांसी में देना चाहिए। पीवे सिद्ध मिश्री इक्षु रसेन, इक्षु रस के साथ मिक्स कर सिद्ध करके अपने को कांस रोग में देना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर लास्ट में योग आ जाते हैं। दूध के साथ 4 बता रखे, सुरा के साथ 1 योग बता रखा, ध्यान रखना। पिच्चा के साथ 10 योग बता रखे, इसको भी ध्यान रखना, याद करना, MTR लगा ले। वर्ती के साथ 6 योग याद है, ईख के साथ 1 योग बता, टोटल कितने हो जाते हैं, 60, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपना क्या खत्म हो जाता है, कल्पिस्तान के जो वमन वाले द्रव्य थे 6 चैप्टर वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है।